मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। अध्याय 121। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। C 121। एड्स बाय पब फ्यूचर। एलेक्स क्रिस्टीना को अपनी बाहों में लेकर हवा में मंडराते हुए ऊपर से इस दृश्य का अवलोकन कर रहा था। क्षितिज से बहुत दूर, जहां नीला आकाश और हरे मैदान मिलते थे, असंख्य लंबी ध्वज जैसी संरचनाएं लहरा रही थीं। झंडे नीले थे और सूरज की हल्की हवा के नीचे फहरा रहे थे। वहां लकड़ी से बनी अस्थायी दीवारों के साथ कई तंबू भी थे। एलेक्स ने दूर बाईं कोने पर काले धब्बे को देखा, जो संभवतः मोडेक द्वारा राशन जलाए जाने के कारण बना था। एलेक्स को लगा कि तंबू में बहुत से लोग छिपे हुए हैं। अभी भी बहुत से लोग जीवित हैं, क्रिस्टीना ने नीचे की ओर देखते हुए कहा। वे मजदूर वर्ग और गुलाम हो सकते हैं जिन्हें अमिडोन के सैनिक अपने साथ लाए होंगे, एलेक्स ने धीरे धीरे नीचे उतरते हुए कहा। हमें उन्हें अनावश्यक रूप से नहीं मारना चाहिए। एड्स बाय पब फ्यूचर। वे तो बस नौकर हैं। हमें उन्हें सिर्फ इसलिए नहीं मारना चाहिए क्योंकि वे दुश्मन के साथ आए थे, एलेक्स ने सुझाव दिया। फिर भी हमें सावधान रहना चाहिए, क्रिस्टीना बोली, और जब एलेक्स जमीन के करीब पहुंचा तो वह नीचे कूद गई। यद्यपि उसने अपने चेहरे पर यह नहीं देखा था, वह काफी शर्मिंदा महसूस कर रही थी क्योंकि वह न केवल जॉर्ज के किले की बल्कि पूरे नेवान की मुख्य कमांडर थी, और जब अनगिनत आंखें उस पर थीं, तो इस तरह से उसे ले जाया जाना उसके लिए काफी शर्मनाक था। फिर भी सख्त अभिनय करने के बजाय एलेक्स के पास आकर और चीजों को जल्दी से खत्म करके समय बचाना बेहतर था। क्रिस्टीना, तुम इधर उधर देखो, मैं कमांडर के तंबू में देख लूंगा, एलेक्स ने विशाल काले तंबू को घूरते हुए कहा, जिसके सामने एक विशाल झंडे का खंभा खड़ा था। एलेक्स को अंदर कुछ लोगों का एहसास हुआ। अंदर करीब 6 लोग थे। एलेक्स ने अपनी सतर्कता बढ़ाई और तंबू के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। दरवाजे के नाम पर बस एक रुई का पर्दा था, और जैसे ही एलेक्स ने पर्दा खोला, उसका चेहरा टमाटर की तरह गर्म हो गया। अंदर 6 लोग नहीं थे, बल्कि 6 परिपक्व सुंदर महिलाएं थीं। उन सभी ने अपनी छाती पर केवल एक कपड़ा लपेटा हुआ था, जिससे उनके स्तन और क्लीवेज दिख रहे थे, तथा कमर पर भी छोटे कपड़े बंधे हुए थे। अंदर मौजूद महिलाएं धूम्रपान कर रही थीं और कमांडर के अलावा किसी और को अंदर आते देख वे हैरत में पड़ गईं। एलेक्स ने अवचेतन रूप से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन झांकने के लिए एक आंख खोली और गंदे विचारों से छुटकारा पाने के लिए अपना सिर हिलाया। एलेक्स ने पर्दा बंद कर दिया और दरवाजे की ओर पीठ कर ली, और ये देखकर चौंक गया कि क्रिस्टीना उसके सामने खड़ी थी और उसे खतरनाक नजरों से देख रही थी। तुम अंदर जाने के बजाय यहाँ क्यों खड़े हो? क्रिस्टीना ने एलेक्स के लाल चेहरे को घूरते हुए पूछा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, एलेक्स ने बोलने की कोशिश की, लेकिन क्रिस्टीना ने उसे एक तरफ धकेल दिया और अंदर प्रवेश कर गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। समय बर्बाद करना बंद करो, हमें खत्म करना है। क्रिस्टीना अपनी बात बीच में ही रुक गई और आंशिक रूप से नग्न महिलाओं को देखकर उसके पास शब्द नहीं थे। एलेक्स थोड़ा खांसा और बोला, लड़की, क्या तुम थोड़ा सज सकती हो? देखिए, मैं एक सच्चा सज्जन व्यक्ति हूँ। तुम जैसी औरतें यहाँ क्या कर रही हैं? और तुम सब कम कपड़े पहनकर अपनी नंगी त्वचा क्यों दिखा रही हो? क्रिस्टीना ने उत्सुकता भरे भाव से पूछा। एलेक्स ने क्रिस्टीना की बातें सुनी और अपने सिर पर चोट मारने के लिए कोई दीवार ढूंढनी चाहिए। हे भगवान, कुछ लोग इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं? क्या उसने अपना ज्यादातर समय युद्ध के मैदान में नहीं बिताया? फिर वह इतनी अज्ञानी कैसे हो सकती है? ये जानना बहुत आसान था कि क्या चल रहा था। एलेक्स ने मन ही मन बुदबुदाया। खांसी खांसी। क्रिस्टीना, मुझे लगता है कि ये महिलाएं कमांडर के साथ मौज मस्ती और आनंद का खेल खेल रही थीं। मजा? कैसा? क्रिस्टीना ने अपनी भौहें उठाते हुए पूछा। वे कमांडर के साथ कैसे मजे कर रहे थे? क्रिस्टीना के वास्तविक जिज्ञासु भाव को देखकर एलेक्स अधिक सहन नहीं कर सका और नर्म स्वर में बोला। तुम्हें पता है कि लोग क्या करते हैं जब वे प्यारे छोटे मीठे पके बच्चे पैदा करते हैं? मेरा मतलब है कि वे एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं। एलेक्स ने अपनी उंगली घुमाते हुए घबराए हुए भाव से कहा। उसने मन ही मन कसम खाई कि वह युद्ध की देवी के खिलाफ याचिका दायर करेगा और उससे पूछेगा कि क्रिस्टीना इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्रिस्टीना ने अपना सिर बाईं और दाईं ओर झुकाया, जैसे एलेक्स के शब्दों को समझने की कोशिश कर रही हो, लेकिन जैसे ही उसने एक पल के लिए सोचा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी निगाहें एलेक्स और महिलाओं के बीच घूम गईं और वह एक चीख के साथ पीछे हट गई। आहे! वह चौंक कर थोड़ा पीछे हट गई।
अपनी कांपती हुई उंगली उठाते हुए उसने महिलाओं की ओर इशारा करके पूछा, तो आप सभी उसके कमांडर की पत्नियां हैं? क्रिस्टीना ने पूछा और आश्चर्य व्यक्त किया कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, क्योंकि उन्होंने अपने पतियों को मार डाला है। आखिरकार उन्होंने अभी अभी कमांडर को मार डाला है और चूंकि ये सभी उसकी पत्नियां हैं, तो क्या वे बच जाने पर भी शांत रह पाएंगे? लेकिन महिलाओं ने उसे एक और झटका देकर उसके दावों को नकारने के लिए अपना सिर हिलाया। तुम उसकी पत्नी नहीं हो तो फिर तुम सब उसके साथ बच्चे क्यों पैदा कर रही हो? क्रिस्टीना की बातें सुनकर एलेक्स का शरीर अकड़ गया और वह लगभग पीठ के बल गिर पड़ा। इसके अलावा क्रिस्टीना के चेहरे पर आश्चर्य के भाव देखकर एलेक्स को खुद को दफनाने का मन हुआ। क्या इस लड़की को पता भी है कि वेश्यालय होते हैं, या इसका क्या मतलब होता है? या क्या उसे वेश्यावृत्ति शब्द का मतलब पता है? क्रिस्टीना, जिसकी निजी सेना में अधिकतर लड़कियां थीं और राइट में आने के बाद भी उसके अधीन अधिकांश सैनिक अच्छे आचरण वाले थे और इस तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं थे, इसलिए वह इस तरह की चीजों से अनभिज्ञ थी। इसके अलावा वह वेश्यालय नाम की चीज के बारे में नहीं जानती थी जहां इस तरह की सभी चीजें की जाती थीं। यद्यपि वह सामान्य प्रक्रियाओं और चरणों के बारे में जानती थी, फिर भी वह कल्पना नहीं कर सकती थी कि वे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसा काम करेंगे जो उनका पति भी नहीं है। क्रिस्टीना, थोड़ा शांत हो जाओ। मैं समझ गया, आप सामान्य ज्ञान से अपरिचित हैं। लेकिन चिंता न करें, हम धीरे धीरे आपकी कमजोरियों को दूर करेंगे और आपका सामान्य ज्ञान बढ़ाएंगे। तो अब मैं मामले को संभाल लूंगा, एलेक्स बोला और उन लड़कियों की ओर बढ़ा जिन्होंने जल्दी जल्दी नीचे पड़े कपड़ों को लपेट लिया था। सुनो लड़की, इससे पहले कि एलेक्स अपनी बात पूरी कर पाता, सभी लड़कियां उस पर कूद पड़ी और दुख से चिल्लाने लगी। कृपया हमें छोड़ दें। अपनी जान के बदले में हम दिन भर आपका बिस्तर गर्म कर सकते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ अध्याय 122। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। C122। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लड़कियां एलेक्स को घेरकर दुख से रोने लगी। सर, कृपया हमें मत मारिए। हम जीवन भर आपकी सेवा करेंगे। वो एलेक्स को 6 लड़कियों ने चारों तरफ से पकड़ रखा था और उनकी चिकनी त्वचा उसके कवच से रगड़ खा रही थी। एलेक्स को लगा कि अगर यह महिला रोती रही तो उसके कान का पर्दा फट जाएगा। शांत हो जाओ, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, एलेक्स बोला और लड़कियों को आश्वस्त किया। सर, अगर आप हमें छोड़ देंगे तो हम कसम खाते हैं कि हम आपका अनुसरण करेंगे और अपनी आखिरी सांस तक आपकी सेवा करेंगे। हम हर दिन तुम्हारा बिस्तर भी गर्म करेंगे और तुम्हें 9 स्वर्गों में ले जाएंगे। एक महिला बोली और एलेक्स की छाती पर झुक गई, जबकि दूसरी उसके हाथ और पैर पकड़कर झुक गई। लड़कियों, शांत हो जाओ, एलेक्स ने पसीने से भीगी पीठ के साथ कहा। वह पीछे से आती एक जानलेवा आवाज को महसूस कर सकता था, जिसने उसे पहले कभी न महसूस किए गए भय से भर दिया था। क्रिस्टीना ने दृश्य देखा और उसे यह अत्यंत घृणित लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जो कुछ हो रहा था उसे जानने के बाद वह इन महिलाओं को देखकर घृणा से भर उठी जो अपना शरीर बेच रही थी। एलेक्स के इर्द गिर्द इन महिलाओं को चिपके देखकर वह और अधिक क्रोधित हो गई। यदि एलेक्स न होता तो वह उन्हें अच्छा सबक सिखाती। इसके अलावा वह एलेक्स की प्रतिक्रिया देखना चाहती थी। एलेक्स, जो तूफान के बीच में था, को लगा कि उसकी इंद्रियां सुस्त हो रही हैं और उसने खुद को 2 मौत के दरवाजों के बीच खड़ा पाया। महिलाओं में से एक ने अपना हाथ बढ़ाकर एलेक्स की गर्दन के चारों ओर लपेट दिया और उसका चेहरा उसके करीब लाने की कोशिश की। इस लड़की में साहस देखकर क्रिस्टीना की आंखों में क्रोध की चमक आ गई और उसने आगे कदम बढ़ाने की सोची, हालांकि इससे पहले कि वह एक कदम बढ़ाती। टकराना। दुशश। जैसे ही महिला ने अपना हाथ एलेक्स की गर्दन के चारों ओर लपेटा और उसे अपने करीब खींचने वाली थी, एलेक्स का हाथ एक कोड़े की तरह चला और उसने महिला के चेहरे पर जोरदार प्रहार किया। इस मुक्का से उसका चेहरा टुकड़ों में फट गया और उसके पूरे शरीर पर खून फैल गया तथा उसका चेहरा पूरी तरह से गायब हो गया तथा उसकी गर्दन सहित पूरा शरीर पीछे रह गया। महिला की लाश जोर से जमीन पर गिरती है। उसकी गर्दन से खून फव्वारे की तरह बह निकला और एलेक्स के चेहरे पर छिड़क गया, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया। एलेक्स के आसपास खड़ी अन्य महिलाएं उसके करीब आने की कोशिश कर रही थीं। वे डर के मारे चीखने लगी और एलेक्स की क्रूरता देखकर पीछे हट गईं। वे एलेक्स के खून से सने चेहरे को देखते हुए पीठ के बल गिर पड़े, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई।
यहां तक कि क्रिस्टीना भी एलेक्स के अचानक मुक्का मारने से आश्चर्यचकित थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ और एलेक्स ने अचानक इतनी क्रूरता से उसकी हत्या क्यों कर दी। आखिरकार वही था जिसने क्रिस्टीना को अनावश्यक रूप से हत्या न करने का सुझाव दिया था। एलेक्स ने अपने चेहरे पर लगे खून को पोंछा और उन महिलाओं में से एक की ओर चला गया, जो उसकी निगाहें देखकर पीछे हट गई। उसने उठने की कोशिश की लेकिन एलेक्स की छायाएं टिमटिमाने लगी और उसके बाद हड्डियों के टूटने की हल्की आवाज आई। एलेक्स सीधे महिला के सामने आया और अपने पैरों को उसके घुटने पर दबाया और जोरदार ठोकर से उसकी हड्डियां तोड़ दी। अर्रगगग! महिला अचानक हुए दर्द के कारण चीख पड़ी और उसकी आंखों से टूटे बांध की तरह आंसू बह निकले। लड़कियों, मुझे लगता है कि आप सब कुछ गलतफहमी में हैं। मैं एक सज्जन व्यक्ति हूं, ऐसा व्यक्ति नहीं जो निचले हिस्से से सोचता है। क्या तुमने सोचा था कि तुम अपने मीठे मासूम अभिनय से मुझे बेवकूफ बना सकते हो और अपने नाखूनों को मेरी त्वचा में गड़ा सकते हो जिसमें जहर हो? एलेक्स जीभ चटकाते हुए बोला, क्योंकि वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कितने लोग उनकी योजनाओं का शिकार हो चुके हैं और यदि वह उन्हें नहीं मारता तो कितने और लोग शिकार बन जाते। ये लड़कियां सस्ती वेश्या की तरह लग सकती हैं लेकिन वास्तव में वे सभी विशेष रूप से प्रशिक्षित जहरीली लड़कियां हैं। चूंकि वे मन को जागृत नहीं करती थी, इसलिए कोई भी उनके चारों ओर अपनी सुरक्षा कम कर सकता था और फिर ये लड़कियां गूंगे सिरों को बहकाती थीं और गंदे काम करते हुए उनके नाखूनों में जहर लगाकर उन्हें मार देती थीं। अन्य महिलाएं ये देखकर भयभीत हो गईं कि वह व्यक्ति सारी गतिविधियों के बारे में जानता है। क्रिस्टीना, उन्हें मार डालो, एलेक्स ने तीखी आवाज में आदेश दिया। महिला रो पड़ी और एलेक्स से दया की भीख मांगने लगी और यहां तक कि घुटनों पर गिर गई। लड़कियों, तुम्हारे पास मौका था लेकिन तुमने मेरी दयालुता स्वीकार नहीं की। चूंकि तुम मेरी दयालुता को सहन करने में असमर्थ हो, इसलिए तुम्हें मेरा क्रोध सहन करना होगा, एलेक्स बोला और अपनी तलवार निकाल ली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्रिस्टीना पहले ही महिलाओं के पीछे आ गई और एक तेज झटके से उसने उन सभी के सिर काट दिए। एलेक्स ने खून से लथपथ लाश को नजरअंदाज करते हुए पीछे मुड़कर दवा की तलाश शुरू कर दी। याददाश्त के अनुसार कमांडर के बिस्तर के नीचे एक छोटा सा कक्ष था। एलेक्स उस ओर गया और गद्दा उठाया तथा 2 लकड़ी के तख्ते बाहर निकाले। इसके अंदर एक बहुत ही सजाया हुआ बक्सा था। क्या मारक दवा अंदर है? क्रिस्टीना ने अपनी भौहें उठाते हुए पूछा। चलो इसे खोलते हैं। एलेक्स ने इसे खोलने की कोशिश की लेकिन उसने देखा कि इस पर एक जादुई रून अंकित था। एलेक्स ने अपनी मुट्ठी खोली और उसे छाती पर रखकर मंत्र बुदबुदाया। एक जादुई चक्र प्रकट हुआ और बक्से से होकर निकल गया। क्लैक क्लिक, बक्से पर अंकित रून टूट गया और एलेक्स ने उसे खोला तो उसमें एक घिनौना टेस्ट ट्यूब था जिसमें सुनहरा तरल पदार्थ था। एलेक्स ने दुखी भाव से मारक औषधि को देखा और उसे कसकर पकड़ लिया। यदि उन्होंने ये काम पहले किया होता तो वे कई गरीब लोगों की जान बचा सकते थे जो उच्च वर्ग के लोगों के लालच की बलि चढ़ गए थे। एलेक्स किसी तरह ये तो पता लगा सका कि ब्राइट और एमिडॉन एक साथ काम कर रहे थे, लेकिन वह उनकी साझेदारी की सीमा के बारे में नहीं जानता था। इसके अलावा, अगर वह आत्मा की खोज करता है तो उसे इन वेश्याओं से सुराग मिल सकता है, लेकिन दिन में कई बार ऐसा करने से उसके मस्तिष्क को नुकसान पहुंच सकता है क्योंकि आत्मा की स्मृति की खोज व्यक्ति के शरीर पर बहुत भारी पड़ती है। आखिरकार आत्मा की खोज को एक प्रकार का निषिद्ध मंत्र कहा जा सकता है जिसका लापरवाही से उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। मुझे मारक दवा मिल गई है। एलेक्स ने क्रिस्टीना की ओर देखा। क्या तुम्हें यकीन है कि यह मारक है? क्या होगा अगर यह उस आदमी द्वारा हमें धोखा देने के लिए छोड़ी गई कोई और चीज है? क्रिस्टीना ने सुनहरे तरल को देखते हुए पूछा। क्या होगा अगर ये तरल पदार्थ उस जहरीली गैस के समान ही जहरीला हो और उससे भी अधिक शक्तिशाली हो? हमें इसके बारे में अंततः पता चल जाएगा। वैसे आप इन शिविरों के साथ क्या करना चाहते हैं? एलेक्स ने क्रिस्टीना की राय पूछी। क्रिस्टीना ने सुझाव दिया, जो भी चीज हमें उपयोगी लगे उसे ले लें और बाकी को जला दें। तो फिर चलो, युद्ध की लूट का माल अगर कुछ है तो उसे ले लें, एलेक्स ने बड़बड़ाया और वे दोनों ऐसी किसी भी चीज की तलाश करने लगे जो उन्हें उपयोगी लग सकती थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ अध्याय 123। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। C123। एड्स बाय पब फ्यूचर। अमेडॉन में कहीं चट्टान के ऊपर एक व्यक्ति अपनी आंखें बंद किए बैठा था।
उसके बाल भूरे सफेद थे और उसकी ठंडी, निर्दयी निगाहें किसी को भी भयभीत कर देती थीं। उसका ऊपरी शरीर नंगा था और उसके शरीर से भयंकर सांस निकल रही थी। उसकी मांसपेशियों की नसें बाहर की ओर उभरी हुई थीं, जबकि उसकी मांसपेशियां इतनी उभरी हुई थीं कि वह राक्षस जैसा दिखता था। उसके होठों से एक गर्म सांस निकली और उसका शरीर एक भूरे रंग की चमक के साथ चमक उठा, जिसने पूरे स्थान को प्रकाशित कर दिया। अज्ञात समय तक यह आकृति अपने शरीर की एक भी मांसपेशी को हिलाए बिना बैठी रहती है। चमकदार चट्टान पर बैठे हुए वह किसी ऋषि अर्थात ज्ञान प्राप्त व्यक्ति जैसा लग रहा था। चिकुटी। एक हल्की सी झटके के साथ उसकी आंखें फड़क उठी और उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसके शरीर से निकलने वाली चमक बाहर की ओर फैलने लगी और उसके शरीर से प्रकाश का एक विशाल स्तंभ उभरा। उसके शरीर से निकली तीव्र ऊर्जा के अचानक विस्फोट के कारण चारों ओर धूल का कण उड़ गया और आसपास की सभी चीजें बह गईं। कुछ देर बाद धूल के बादल छटने लगे और चट्टान पर बैठे आदमी के चेहरे पर उदासीनता और ठंडापन दिखाई देने लगा। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसकी तीव्र दृष्टि के कारण उसके चारों ओर की हवा जम गई। अपना हाथ उठाकर उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और एक छोटी सी तरंग उत्पन्न हुई, जिससे उसकी मुट्ठी के चारों ओर की हवा दूर तक फैल गई। उसके शरीर की उभरी हुई मांसपेशियां पहले जैसी स्थिति में लौटने लगीं, जिससे उसका अमानवीय रूप बदलकर अधिक मानवीय हो गया। उस जगह पर नजर दौड़ाते हुए, जो कि टूटी फूटी पड़ी थी, वह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। तभी उसके होंठ थोड़ा ऊपर की ओर उठे और उसने धीरे से अपना मुंह खोला। अंततः मुझे सफलता मिल गई। इससे मेरे मार्ग में पड़े सभी कांटे चूर चूर हो जाएंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मेरे शासन की शुरुआत का समय आ गया है। इसके साथ ही उसका आकार थोड़ा आगे की ओर खिसक गया और एक चमक की तरह उसका आकार गायब हो गया। अल्पविराम डॉट। अमेडॉन की राजधानी में जॉर्ज की लड़ाई में भारी हार की खबर राजधानी तक पहुंच गई थी। ये समाचार सुनकर पूरी राजधानी में हड़कंप मच गया और अशांति का माहौल बन गया। जॉर्ज किले की ओर भेजी गई सेना का एक भी आदमी जीवित नहीं बच सका, हालांकि इसकी निगरानी हेरोन द्वारा की जा रही थी, जो एक छद्म महाकाव्य रैंक विशेषज्ञ था। लेकिन इससे भी अधिक क्रोधित करने वाली बात यह थी कि वे फ्लेयर की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं थे, जिसके लिए भारी मात्रा में धन उधार लेना पड़ा था। इस बीच महल में भूमिगत कक्ष में एक गुप्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें गोपनीय सदस्य शामिल थे। एक गोल मेज पर 3 आदमी बैठे हुए गर्मागर्म बातचीत कर रहे थे। अब हम क्या करें? हरे बालों वाले एक आदमी ने चिढ़कर पूछा। जब हमने एक ही स्थान पर इतनी अधिक जनशक्ति निवेश की थी तो हम लड़ाई कैसे हार गए? शांत हो जाओ, काउंट येउन। यह मत भूलो कि जॉर्ज में हमारा प्रतिद्वंद्वी कौन था। हम केवल अपनी अक्षमता को स्वीकार कर सकते हैं और इसे जल्दी से ठीक करने का कोई रास्ता खोज सकते हैं। सफेद बालों वाला एक और आदमी बोला। शांत हो जाओ। तुम चाहते हो कि मैं शांत हो जाऊं? भगवान के लिए, क्या तुम्हें पता है कि ड्यूक लेस क्या हो रहा है? काउंट यॉन ने जोर से चिल्लाया और मेज पर अपनी मुट्ठी पटक दी। क्या तुम राजा से इतनी शांति से यह बात कह सकते हो? जब वह असफलता की खबर सुनेगा तो वह हमें टुकड़ों में काट देगा और कुत्तों को खिला देगा। और मामला और भी बदतर हो गया कि कमीने ने फ्लेयर खो दिया। वह फ्लेयर जिसके बारे में राजा ने हमें चेतावनी दी थी कि हम अंतिम उपाय तक इसका इस्तेमाल न करें। लेकिन तुम दोनों मूर्खों की वजह से, जो राजा को खुश करना चाहते थे और बिजली की गति से युद्ध जीतना चाहते थे, तुमने मेरी असहमति के बाद भी उन्हें फ्लेयर का उपयोग करने की अनुमति दी। काउंट यॉन की बातें सुनकर ड्यूक लेस की भौहें तन गईं और उनका आमतौर पर शांत रहने वाला चेहरा फीका पड़ गया। फ्लेयर खोना एक बड़ी बात थी, जिसकी वजह से सबसे खराब स्थिति में उनकी जान भी जा सकती थी। आखिरकार वे ही थे जो राजा की अनुपस्थिति में युद्ध की निगरानी कर रहे थे और उन्होंने ही उन्हें फ्लेयर का इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। अब हम क्या कर सकते हैं? मैं स्वीकार करता हूं कि यह मेरी गलती थी कि मैंने उस कमीने पर बहुत अधिक भरोसा किया जो छद्म महाकाव्य रैंक के साथ चींटियों से भरे किले पर विजय प्राप्त नहीं कर सका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अब हम केवल आप पर ही आशा रख सकते हैं। ड्यूक लेस बोला और दूसरी तरफ बैठे तीसरे आदमी की ओर देखा, जो उसे और ये उनको एक मनोरंजक भाव से देख रहा था। के। वह आदमी शैतानी मुस्कान के साथ जोर से हंसा और बुदबुदाया, मुझे पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। इसलिए मैंने पहले से ही कुछ ताश के पत्ते तैयार कर रखे थे। प्रधानमंत्री जी, कृपया हमें इस बार बचा लीजिए। हम आपको इस उपकार के लिए एक बड़ी रकम देंगे। ड्यूक लेस और काउंट यॉन दोनों एक साथ बोले। चिंता मत करो, बस मुझ पर भरोसा रखो।
प्रधानमंत्री ने अपना हाथ उठाया और एक आदमी की छाया उनके बगल में दिखाई दी। क्या विषय तैयार है? उन्होंने पूछा। आदमी ने सिर हिलाया और कहा, सब कुछ तैयार है, आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है सर। अच्छा। एक और छाया टिमटिमाती हुई दिखाई दी और एक आदमी एक पुस्तक लेकर आया और स्वीकृति मिलने पर उसे पढ़ने लगा। हो, राजा वापस आ गया है। प्रधानमंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, जिससे एक व्यक्ति की रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई, जबकि ड्यूक लेस और काउंट लियोन डर से जम गए। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। एक धूसर सफेद आकृति सुनहरी कढ़ाई वाले लाल कालीन पर चल रही थी। उनसे एक राजसी आभा निकल रही थी, जिससे हर कोई उनकी ओर विस्मय से देख रहा था। जैसे ही वह अंधेरे हॉल में गया, जहां बहुत से लोग खड़े थे, वे एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए, क्योंकि उस आदमी से आभा निकल रही थी, जो उन्हें खतरे का एहसास करा रही थी। चारों ओर भारी सांसों की आवाज सुनी जा सकती थी, लेकिन बढ़ी हुई सांसें थकान या डर के कारण नहीं थीं। वहां उपस्थित लोगों के चेहरों पर अनेक भावनाएं उभर आईं। आदर, भय, श्रद्धा, ईर्ष्या, भय और संकट। कदम, कदम, कदम। भूरे सफेद बालों वाले आदमी के कदमों की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। यह एकमात्र आवाज थी जिसे वहां मौजूद लोग सुन सकते थे। उस आदमी के कदमों की आवाज के अलावा बाकी सब कुछ गायब हो गया। वह व्यक्ति सीढ़ियों के ऊपर से होते हुए हॉल के अंत में पहुंचा, जहां एक विशाल और अस्पष्ट काला सिंहासन मौजूद था। जैसे ही वह बैठा, उसने वह आभा बाहर निकाल दी जिसे उसने रोक रखा था। पूरे हॉल में एक अजीब सी ठंड फैल गई और भयावह तथा दमघोंटू माहौल को महसूस कर उनके चेहरों से पसीना टपकने लगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। राजा से आने वाली आभा पिछली अवस्था से अतुलनीय थी, जो एक बात दर्शाती है। वहां उपस्थित सभी लोग घुटनों के बल झुके और एक स्वर में उस व्यक्ति के लिए चिल्लाने लगे जो अमेडोन का राजा है। महाराज, हम आपको इस सफलता के लिए बधाई देते हैं। महामहिम अमर रहें। हॉल में उपस्थित लोगों की जोरदार जय जयकार गूंज उठी, जिससे पूरा सिंहासन कक्ष गूंज उठा। तख्त की मुलायम गद्दी पर पीठ टिकाकर वह धीरे से बोला, बताओ, क्या हाल है? जैसे ही उनकी आवाज गिरी, हॉल में गूंज रहा सारा शोर और जयकारे अचानक बंद हो गए और वहां मौजूद लोगों ने डर के मारे अपना सिर झुका लिया। उन्होंने ये भी प्रार्थना की कि राजा उनका नाम न पुकारे। राजा अमीदोन ने लोगों पर नजर घुमाए और एक आदमी की ओर अपनी उंगली दिखाते हुए कहा, तुम वहां हो, मुझे सब कुछ बताओ। जिस व्यक्ति की ओर उंगली उठाई गई थी, वह डर से कांप उठा, लेकिन चूंकि उसे आदेश दिया गया था, इसलिए उसे अपना काम करना पड़ा। यो, महाराज, इस समय हमारे सैनिकों ने अमीडोन को सभी 5 मोर्चों से घेर लिया था। हम 5 मोर्चों में से एक मोर्चे पर युद्ध पहले ही समाप्त हो चुका है। राजा अमीदोन ने अपनी भौहें उठाई और पूछा, परिणाम क्या हुआ? आदमी ने डर के मारे अपनी लार निगल ली और हिम्मत जुटाते हुए बोला, हम क्या? हम हार गए। जॉर्ज के किले में भेजे गए हमारे सैनिकों का सफाया कर दिया गया। वह आदमी धीरे से बोला, अपना सिर नीचे करके राजा की भयावह निगाहों से अपनी नजरें हटाने की कोशिश कर रहा था। राजा ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और ऐसा लगा जैसे वह गहरे गले में डूब गया हो। कचरा। एक तेज आवाज ने पूरे कमरे को भर दिया और उसने बस एक छोटे से इशारे से अपना हाथ हिलाया। जिस व्यक्ति ने ये समाचार दिया था, उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उस पर जोरदार प्रहार किया और उसका शरीर हवा में उड़ गया, जिससे खून बहने लगा और वह एक निर्जीव वस्तु की तरह जमीन पर गिर पड़ा। गल्प। सभी लोग चिंता और भय के कारण लार निगलने लगे, क्योंकि वे किनके हमले का अगला लक्ष्य हो सकते थे। इस कचरे को कूड़ेदान में फेंक दो, राजा ने आदेश दिया। उनके आदेश का पालन करते हुए 2 छाया चित्र टिमटिमाए और बेहोश व्यक्ति को पकड़े हुए दिखाई देते ही वे उस स्थान से गायब हो गए। तुम मुझे अन्य बातों के बारे में बताओ, राजा ने दूसरे आदमी की ओर इशारा किया। हाल की स्थिति के बारे में सुनने के बाद उन्होंने अपना माथा रगड़ा और बोले, मैं देख रहा हूं कि एक चींटी मेरे रास्ते में खड़ी होने की कोशिश कर रही है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ अध्याय 124। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। C 124। एड्स बाय पब फ्यूचर। सभी लोग राजा के आदेश की प्रतीक्षा में बेचैन थे और गंभीर भाव से उसकी ओर देख रहे थे। यद्यपि वे पहले ही एक बड़ी लड़ाई हार चुके थे, फिर भी राजा के चेहरे पर घबराहट या क्रोध का कोई भाव नहीं था जिससे वे और अधिक भयभीत हो जाते।
इसके लिए किसे जवाबदेह ठहराया जाएगा, इस बारे में सोचकर वे असहज महसूस कर रहे थे और इससे उनका धैर्य भी खत्म हो रहा था। चलिए इस मामले को एक तरफ रख देते हैं। बताओ, ये किसकी योजना थी? आखिर किस मूर्ख ने युद्ध के मैदान में फ्लेयर का इस्तेमाल करने की अनुमति दी? मुझे याद है कि मैंने सख्त चेतावनी दी थी कि मेरी अनुमति के बिना फ्लेयर का इस्तेमाल न किया जाए। तो कौन मूर्ख ऐसा करने की हिम्मत करता है? राजा ने कहा और उसने अपनी तीव्र हत्या की मंशा जाहिर की और सभी को सिंहासन कक्ष में बंद कर दिया। जैसे ही उसकी भारी और कर्कश आवाज सुनाई दी, कमरे में मौजूद लोग बेकार में मरने के डर से कांप उठे। सभी ने अपना सिर उस व्यक्ति की ओर घुमाया जो किनारे पर खड़ा था। राजा ने उनकी निगाहें देखी और अपना सिर उस व्यक्ति की ओर घुमाया। ड्यूक लेस, क्या यह आप थे? ड्यूक लेस का पूरा अस्तित्व कांप उठा जब उसकी नजर राजा से मिली। महाराज, कृपया इस अज्ञानी आदमी की नासमझी को क्षमा करें। ड्यूक लेस चिल्लाया और घुटनों के बल गिर गया और अपना सिर फर्श पर मारने लगा। महाराज, कृपया मुझे मत मारिए। मैं स्वीकार करता हूं कि यह मेरी गलती थी, लेकिन मैं कैसे सोच सकता था कि छद्म महाकाव्य रैंक का कमांडर इतना आसान युद्ध भी नहीं जीत सकता। चुप रहो। राजा के मुंह से एक ऊंची और उग्र आवाज निकली जिसने उसके मन को मजबूत और प्रवर्धित कर दिया और लगभग सभी के कान के पर्दे फाड़ दिए। किंग के हमले से ड्यूक लेस को लगभग खून की उल्टी आ गई थी। क्या तुमने यह अकेले किया या तुम्हारे साथ कोई और भी था? मुझे याद है कि मैंने यह मामला तुम्हें और येओन को सौंपा था। काउंट येओन, तुम खुद को क्यों नहीं दिखाते? काउंट येओन, जो उस आदमी की पीठ के पीछे छिपा हुआ था, अचानक डर के मारे उछल पड़ा और उससे क्षमा मांगने के लिए जमीन पर लेट गया। राजा ने यह मनोरंजक दृश्य देखा और अपना माथा पीट लिया। अपने हाथों से इशारा करते हुए वह चिल्लाया, यहाँ एक मूर्ख, वहां एक मूर्ख, वहां एक बेवकूफ। एड्स बाय पब फ्यूचर। मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? मैं चारों ओर बेवकूफों से क्यों घिरा हुआ हूं? अब मुझे बताओ, ड्यूक लेस और काउंट येओन, आप अपने मूर्खतापूर्ण कार्यों के लिए क्या उपहार पाना चाहेंगे? ड्यूक लेस और काउंट येओन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी आत्मा उनके शरीर को छोड़कर भाग जाएगी। वे मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि वह व्यक्ति कार्यवाही करे, क्योंकि वही एकमात्र व्यक्ति था जिस पर राजा सबसे अधिक विश्वास करता था। जॉर्ज का युद्ध जीतकर उन्होंने अपरिहार्य को विलंबित कर दिया है। उन शब्दों को सुनकर राजा का ध्यान आकर्षित हुआ। एक आदमी भीड़ में से निकलकर आया और आत्मसंतुष्ट भाव से बोला। राजा ने अपनी नजरें उस आदमी की ओर घुमाई जो राज्य का प्रधानमंत्री था। लईमा, तुम्हारा क्या सुझाव है? लईमा ने गर्व भरे भाव से अपनी मूंछें रगड़ते हुए सुझाव दिया, चलो विशेष बलों को तैनात करें। हम राइट को अंदर से नष्ट कर देंगे। चलो शतरंज का मुख्य मोहरा ही हटा दें। रानी, लईमा बोला और एक भयावह अभिव्यक्ति के साथ हंसा। राजा ने अपनी भौहें उठाई और एक क्षण के लिए सोचा, साथ ही पक्ष विपक्ष दोनों पर विचार किया। उत्कृष्ट। एक क्षण तक विचार करने के बाद उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए और एक अशुभ भाव प्रकट हुआ, जिससे देखने वाला भयभीत हो गया। कैथरीन क्रेवर के मैदान में है और इस समय हमारे खिलाफ अपनी सेना का नेतृत्व कर रही है। उन्हें पीछे हटने और हार स्वीकार करने का आदेश दो। इसके अलावा अन्य 2 मोर्चों से भी पीछे हटें और शेष मोर्चों पर दबाव डालें। लईमा, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं, विशेष बलों को तैनात करो। और इस बार मैं कोई असफलता नहीं चाहता। अगर यह ऑपरेशन विफल हो गया तो मैं तुम्हें फांसी पर लटका दूंगा। राजा ने धमकी भरे भाव से लईमा को देखा। लईमा पीछे नहीं हटा, बल्कि एक मनोरंजक मुस्कान के साथ अपना सिर झुका लिया। आप चिंता न करें महाराज। हमारी सेना की ताकत के सामने वे सुअरों की तरह मारे जाएंगे। मैं यही उम्मीद करता हूं। उन पर अनगिनत संसाधन खर्च करने के बाद भी अगर वे इतना आसान काम भी नहीं कर सकते तो उन्हें मर जाना चाहिए। राजा ने उदासीन भाव से कहा। लईमा, अगर यह मिशन सफल हो गया तो तुम्हें अपना इनाम मिलेगा। काश हर किसी के पास तुम्हारे जैसा दिमाग होता, लेकिन तुम्हारे विपरीत, इन लोगों के दिमाग में सिर्फ बकवास भरी हुई है। एड्स बाय पब फ्यूचर। अब बताओ, लईमा, मैं इन 2 बेवकूफों का क्या करूं? राजा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। महाराज, बस उनकी संपत्ति का एक हिस्सा ले लीजिए और उन्हें कुछ दिनों तक पश्चाताप करने दीजिए। हालांकि वे मूर्ख थे, फिर भी उन्होंने आपकी इच्छा के बारे में सोचा। वे बस चीजों को जल्दी से खत्म करना चाहते थे, लेकिन कौन जानता था कि हमारी सेनाएं ही इतनी जल्दी खत्म हो जाएंगी। मैं अभी के लिए तुम दोनों को माफ करता हूं। लईमा जो कहे वही करो और चले जाओ। राजा चिल्लाया।
ड्यूक लेस और काउंट येओन, जो फर्श पर लेटे हुए थे, सिर झुकाकर डर के मारे जल्दी से उठकर पीछे हट गए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। ऑपरेशन शुरू करने का समय आ गया है, राजा ने क्रूर शैतानी मुस्कान बिखेरते हुए कहा। अल्पविराम अल्पविराम। जॉर्ज के किले में दोपहर हो चुकी थी और सूरज अपने चरम पर था। तेज धूप बरस रही थी, लेकिन आसपास का वातावरण बिल्कुल भी चमकीला नहीं था। चारों ओर गड्ढे थे, दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें थीं और अधिकांश मिट्टी जल चुकी थी। पेड़ उखड़ गए थे और मिट्टी में खून भर गया था, जिससे पूरा स्थान खून से बदबूदार हो गया था। लाशें एक के ऊपर एक ढेर करके रखी गई थीं, जिससे दुर्गंध आ रही थी। जॉर्ज के किले के सामने एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था। चूंकि युद्ध समाप्त हो चुका था, इसलिए युद्ध के मैदान को साफ करने और शहीद साथियों को श्रद्धांजलि देने का समय आ गया था और उनके अच्छे जीवन की कामना की जा रही थी। लाशें दो हिस्सों में बंटी हुई हैं। एक तरफ अमीडोन सैनिकों की लाशें थीं, जबकि दूसरी तरफ राइट और नेवन सैनिकों की लाशें थीं। एलेक्स ने अमीडोन की सेना के साथ साथ अपनी ओर से प्लेग से संक्रमित लोगों की लाशों को भी जलाने का निर्णय लिया। एक एक करके लाशें ढेर हो गईं, जिससे पूरा स्थान कब्रिस्तान जैसा लगने लगा। एलेक्स जमीन में तलवार गड़ाए प्रवेश द्वार के पास खड़ा होकर उस भयानक दृश्य को देख रहा था। एलेक्स को लगभग 4,000,450 सैनिकों की लाशें दिखाई दे रही थी। एलेक्स को देखने वाला कोई भी व्यक्ति उसके चेहरे पर पीड़ा, संकट, भय और दुख की मिश्रित भावनाएं देख सकता था। हल्की हवा के झोंके में उसका लबादा ऐसे लहरा रहा था मानो वह मृत सैनिकों की आत्माओं को लहरा रहा हो। टैप टैप टैप। एलेक्स ने छोटे छोटे कदमों की आवाज सुनी और क्रिस्टीना को अपनी ओर आते देखा। वह अपना चुस्त कवच नहीं पहने हुए थी, बल्कि पारंपरिक मुकाबला पोशाक, पैंट और शर्ट तथा उसके ऊपर चमड़े का कवच पहने हुए थी। हालांकि वह काफी सुंदर लग रही थी, लेकिन एलेक्स आज उसकी सुंदरता की सराहना करने के मूड में नहीं था। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्रिस्टीना एलेक्स के पास खड़ी हो गई और एक पल की चुप्पी के बाद उससे पूछा, तुम क्या सोच रहे हो? तुम सुबह से यहाँ खड़े हो, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। आखिर तुम्हें एक पल भी नींद नहीं आई। हालांकि यहाँ सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन भविष्य में और भी कठिन लड़ाइयाँ होने वाली हैं। इसलिए तुम्हें अपने पास जो भी थोड़ा समय है उसका सदुपयोग करना चाहिए। क्रिस्टीना ने एलेक्स को सलाह दी। आराम करो। हा 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 हा। क्या मैं आराम के लायक भी हूँ? एलेक्स ने माथे पर हाथ रखते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। मेरे लोग उन दरिंदों की वजह से बेकार में मर गए। क्रिस्टीना, मुझे सच बताओ, क्या मैं एक अच्छा नेता हूँ? क्रिस्टीना ने अपनी भौहें उठाई और पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अपने साथ 1,000 सैनिक लाया था और उनमें से लगभग 100 उस जहरीली गैस के कारण मर गए। इस बारे में तुम क्या सोचती हो क्रिस्टीना? इसमें किसकी गलती है? उन कमीनों को छोड़कर जिन्होंने इसका आविष्कार किया, क्या इसकी उम्मीद न करने में मेरी ही कोई गलती थी? एलेक्स ने दुखी भाव से पूछा। युद्ध में मृत्यु और महिमा एक साथ चलते हैं एलेक्स। ये तुम्हारी पहली लड़ाई है, इसलिए शायद तुम समझ न पाओ, लेकिन कोई बात नहीं, इस तरह के युद्ध में बलिदान तो देना ही पड़ेगा, क्रिस्टीना ने नर्म लहजे में समझाया। जल्दी या बाद में तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। नहीं, एलेक्स ने क्रोधित स्वर में चिल्लाया। महिमा और मृत्यु साथ साथ नहीं चलते। जब आप दुनिया की रक्षा के लिए खुद को बलिदान कर देते हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है जब कोई भी आपके बहादुरी भरे कामों के बारे में नहीं जानता? ज्यादातर लोग दूसरों को बलि का बकरा बनाते हैं और जरूरत के समय सिर्फ अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए उनकी बलि चढ़ा देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन बदमाशों ने इस जहरीली गैस को बनाने के लिए प्रयोग किए थे। ये बेहद घिनौना है। लेकिन क्रिस्टीना, यहाँ बात यह नहीं है। मेरे कीमती सैनिक बेकार ही मर गए। यह मेरी गलती है कि मैं इस महामारी की भविष्यवाणी नहीं कर पाया। अगर मुझे इसके बारे में कोई अंदाजा होता तो मैं ये सुनिश्चित करता कि हमारी तरफ से कोई भी सेना हवा में सांस न ले। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका क्योंकि मैं एक अयोग्य राजा हूँ। एलेक्स के शब्दों को सुनकर क्रिस्टीना की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। अमीडोन के अंतिम काउंटर ने बलों को घातक क्षति पहुंचाई। नेवान में लगभग 100 लोग तथा उसके बगल में 170 लोग गैस के कारण मर गए। कोई बात नहीं एलेक्स, इसमें न तो तुम्हारी गलती है और न ही किसी और की। और कोई भी गिरे हुए लोग तुम्हें दोष नहीं देंगे। वे तुम्हें गौरव में डूबते हुए देखने के लिए आकाश में प्रतीक्षा कर रहे होंगे। क्रिस्टीना ने एलेक्स को सांत्वना देते हुए उसे खुश करने की कोशिश की। एलेक्स ने गहरी सांस ली और समुद्र जैसे नीले आकाश की ओर देखते हुए बोला, कृपया मुझे वहां से देखें। मैं उन बदमाशों को कुचलकर पूरी तरह नष्ट कर दूंगा।
एमेडॉन के बदमाशों, तुम्हें खुद को तैयार करना चाहिए, एलेक्स ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद करते हुए कहा। महामहिम और लेडी क्रिस्टीना, सब कुछ तैयार हो गया है। हर कोई शोक समारोह शुरू करने के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। एलेक्स ने सिर हिलाया और हाथ हिलाया। क्रिस्टीना, चलो चलें। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ अध्याय 125। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। C 125। एड्स बाय पब फ्यूचर। कार्यालय कक्ष के अंदर एलेक्स ने अपने अधीनस्थ द्वारा बनाई गई रिपोर्ट देखी। एलेक्स की डाकू प्रकृति ने एक बार फिर उस पर काबू पा लिया और इससे छुटकारा पाने में असमर्थ होकर उसने विरोधी ताकतों के सभी हथियार छीनकर अपने उपयोग में लाने का निर्णय लिया। हथियारों की गुणवत्ता काफी अच्छी थी और प्रगलन तथा आगे शोधन के बाद वे और भी बेहतर गुणवत्ता के हथियार बन सकते थे। एलेक्स ने दस्तावेज नीचे रख दिया और क्रिस्टीना की ओर देखा, जो कुछ कागजी कार्रवाई करते हुए कॉफी की चुस्की ले रही थी। क्रिस्टीना, मेरा हाथ कहाँ है? एलेक्स ने क्रिस्टीना के हाथों की ओर इशारा करते हुए पूछा। क्रिस्टीना ने अपने अंदर कॉफी को देखा और एलेक्स को घूरते हुए उदासीन स्वर में बोली, तुमने कॉफी के लिए नहीं कहा। एलेक्स ने अपना चेहरा थपथपाया और अपनी घबराहट को शांत करते हुए पूछा, क्रिस्टीना, क्या हमें हाल ही में कैथरीन से कोई आदेश मिला है या हमें अब अपने आप ही कार्य करना होगा? 5 दिन की समय सीमा आज खत्म होने जा रही है और हमें अगले युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ना होगा। क्रिस्टीना ने कप एक तरफ रख दिया और कहा, हाँ, मैं इसके बारे में सोच रही थी। उसे जानते हुए भी उससे पहले ही एक संदेशवाहक भेज देना चाहिए था। वह जल्द ही ऑर्डर लेकर आ जाना चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वैसे अब तुम क्या करने वाले हो? तुम कैसे पेश आने वाले हो? क्रिस्टीना ने उत्सुकता से एलेक्स से पूछा। एलेक्स ने अपनी थोड़ी रगड़ी और एक पल के लिए सोचते हुए अपने होंठ सिकोड़ लिए। क्या मुझे स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए और एमेडॉन को दिल का दौरा देना चाहिए? एलेक्स ने बड़बड़ाया और क्रिस्टीना की ओर अपनी आंखें घुमाए और विचार को झटक दिया। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, क्रिस्टीना। एलेक्स ने बड़ी मुस्कान के साथ सुझाव दिया, मेरे आपके साथ आने से हम जल्दी से काम खत्म कर सकते हैं और सेना को एक स्थान पर एकत्र कर सकते हैं, फिर सीधे एमेडॉन कैपिटल की ओर बढ़ सकते हैं। क्रिस्टीना ने एक क्षण सोचा और एलेक्स के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की, जो काफी उचित लग रहा था। दस्तक दस्तक। जब क्रिस्टीना और एलेक्स चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने जोर से दस्तक सुनी और एक नौकर दरवाजे के पीछे से चिल्लाया, महामहिम और लेडी क्रिस्टीना, हमें राइट से एक संदेश मिला है। अंदर आइए, क्रिस्टीना बोली। एक हट्टा कट्टा आदमी कमरे में आया और लिफाफा मेज पर रखकर दोनों को धीरे से झुकाकर चला गया। क्रिस्टीना ने पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। उसके चेहरे का भाव कुछ बदल गया और उसकी पलकें फड़कने लगी। उसने 1-2 बार पलकें झपकाईं। पत्र में क्या है? एलेक्स ने उदास भाव से पूछा। ऐसी बहुत कम बातें थी जो क्रिस्टीना से ऐसी प्रतिक्रिया ला सकती थी, इसलिए पत्र में जो कुछ भी लिखा हो वह गंभीर ही होना चाहिए। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्रिस्टीना ने पत्र बंद किया और एलेक्स की चिंतित निगाहों को देखते हुए कहा, परिदृश्य में बदलाव आ गया है। हमने क्रेवर के मैदानों और रॉकी चांसल में एमेडॉन के खिलाफ काफी आसानी से जीत हासिल की, लेकिन पत्र के अनुसार ऐसा लग रहा था कि एमेडॉन जानबूझकर हारा, बजाय इसके कि हम अपनी ताकत से जीतें। एलेक्स ने अपनी भौहें उठाई। वो समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? मेरा मतलब है कि एमेडॉन जानबूझकर हमें 2 मोर्चों पर जीतने दे रहा है, जबकि वे पहले से ही बदतर स्थिति में है। ये बहुत अजीब लगता है, एलेक्स ने स्थिति का विश्लेषण करते हुए कहा। हाँ, कैथरीन का विश्लेषण शायद ही कभी गलत हुआ हो। समूह ने आत्मसमर्पण और पीछे हटने से पहले एमेडॉन बलों में अजीब हरकतें देखी। शायद वे कुछ और योजना बना रहे हैं, क्रिस्टीना ने बड़बड़ाया। तो अब हमारे पास क्या आदेश है? क्रिस्टीना ने पूछा। उसने हमसे राजधानी की ओर चलने को कहा, जहां हम मिलकर अपने अगले ऑपरेशन के बारे में सोचेंगे। मैं समझ गया, एलेक्स ने गहरी सांस लेकर कहा और वह सोफे पर लेटकर छत को घूरने लगा। चीजें अपेक्षा से थोड़ी अधिक तेजी से आगे बढ़ रही थीं। अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो वह 3-4 दिन के भीतर कैथरीन से मिलने जा रहा है। उसने क्रिस्टीना के साथ भी अभी तक पूरी तरह से मामला सुलझाया नहीं था और अब उसे कैथरीन के साथ उलझना पड़ा। उसे पूरा विश्वास था कि वह जल्द ही खुद को ऐसी स्थिति में पाएगा जहां उसे दोनों मोर्चों पर कुचल दिया जाएगा।
एड्स बाय पब फ्यूचर। एलेक्स ने अपनी गर्दन क्रिस्टीना की ओर घुमाई जो अपने काम पर वापस चली गई। वह काम करते समय भी काफी सुंदर और आकर्षक दिखती है। एलेक्स ने बड़बड़ाते हुए अपनी सीट से उठकर क्रिस्टीना की ओर चलकर कुर्सी की बगल में बैठ गई। क्रिस्टीना ने एलेक्स की ओर आंखें घुमाई, लेकिन जितना हो सका उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। वह पहले से ही एलेक्स द्वारा उसके प्रवास के दौरान उसे थोड़ा थोड़ा चिढ़ाने की आदी हो चुकी थी। अरे क्रिस्टीना, क्या तुम बुरा मान जाओगी अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? एलेक्स ने नर्म लहजे में कहा। क्रिस्टीना ने एलेक्स के शब्दों के जवाब में बस अपना सिर हिलाया। क्रिस्टीना, मुझे सच बताओ, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? क्रिस्टीना, जो कुछ लिख रही थी, अचानक रुक गई और उसने अपना सिर घुमाया तो देखा कि एलेक्स की लाल आंखें उसे एक मासूम पिल्ला जैसी निगाह से घूर रही थीं, जिससे वह चौंक गई। यदि किसी को यह नहीं पता कि एलेक्स युद्ध के मैदान में किस प्रकार उत्पात मचाता है, तो वे सोच सकते हैं कि यह लड़का बहुत प्यारा और आकर्षक है, तथा उसकी आंखों में जो गंभीरता है, उसके कारण उसे नजरअंदाज करना कठिन है। क्रिस्टीना ने एलेक्स के प्रश्न पर एक क्षण तक विचार किया। पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि क्या कहे और वह बोल नहीं पा रही थी, लेकिन वह उस समय के बारे में सोच रही थी जब एलेक्स ने युद्ध के मैदान में प्रवेश किया था और फिर गद्दारों को खत्म करके दूसरे पक्ष को अराजकता में धकेल दिया था। इसके अलावा, अन्य लोगों के विपरीत, जो सोचते हैं कि महिलाओं को युद्ध के मैदान में रहने का हक नहीं है, एलेक्स ने उसका पूरा समर्थन किया और उसे उसकी खुली मानसिकता पसंद आई। सारी बातें सोचते हुए वह उसे केवल एक शब्द में ही संक्षेप में बता सकी। भरोसेमंद। आप बिल्कुल भरोसेमंद हैं, क्रिस्टीना ने थोड़ा मुड़े हुए होंठ से कहा। एलेक्स की आंखें एक क्षण के लिए चौड़ी हो गईं जब उसने क्रिस्टीना के हाव भाव और उसके होठों में सूक्ष्म परिवर्तन देखा और सोचा कि शायद उसे भ्रम हो रहा है, लेकिन यह भ्रम उस फूल की तरह गायब हो गया जो खिलते ही मुरझा जाता है। लेकिन फिर भी, सिर्फ एक शब्द। जिस गंभीरता से उसने सोचा और अपना समय लिया, मुझे लगा कि वह बहुत सारे शब्द कहने जा रही है, जैसे कि एलेक्स आप सुंदर, अद्भुत, सुंदर और मजबूत आदमी हैं, लेकिन। एलेक्स ने दुखी भाव से आह भरी। कम से कम उसने मुझे कोसने के बजाय कुछ अच्छा तो कहा। एलेक्स ने मन ही मन बुदबुदाया और उस जगह से निकलकर बाहर जाने के लिए दरवाजे की ओर चलने लगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ अध्याय 126। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। C 126। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक निर्जन स्थान पर एक काली चादर पहने हुए आदमी एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था। एक छोटी दूरबीन से वह लक्ष्य के किसी भी संकेत के लिए आसपास के वातावरण पर नजर रख रहा था। उसकी आंखें फड़कने लगी और उसे जमीन से हल्का कंपन महसूस हुआ। तो वे यहाँ हैं। अब समय आ गया है कि काम खत्म कर दिया जाए। इसे नीचे रखते हुए उसने अपना हाथ उठाया और विभिन्न हाथों के संकेत किए और एक चमक के साथ उसकी आकृति उस स्थान से गायब हो गई। अल्पविराम अल्पविराम डॉट डॉट। नीले आकाश के नीचे बड़ी संख्या में लोग एक समूह में एकत्रित होकर आगे बढ़ रहे थे। नीले आकाश से देखने पर इन समूहों ने पूरी धरती को एक बड़े बिंदु से ढक लिया था। हरे मैदानों के ऊपर असंख्य लंबे झंडे दिखाई दे रहे थे, जो अपने ऊपर बह रही हल्की ठंडी हवा के कारण धीरे धीरे हवा में लहरा रहे थे। जब असंख्य चांदी के बख्तरबंद घुड़सवार विशाल ज्वार की लहर की तरह आगे बढ़े तो जमीन हिलने लगी। इसमें लगभग 800 घुड़सवार और 1400 अच्छी तरह प्रशिक्षित पैदल सैनिक थे, जिनके साथ अनेक आम सैनिक भी थे। संरचना के मध्य में कई घोड़ों द्वारा खींची जा रही एक विशाल गाड़ी थी, जिस पर राइट के शाही परिवार का झंडा और प्रतीक चिन्ह लगा हुआ था। एड्स बाय पब फ्यूचर। युद्ध जीतने के बाद सैनिक राजधानी वापस जा रहे थे, लेकिन घोड़ों की टाप और टाप की आवाज अचानक बंद हो गई, क्योंकि आगे की ओर खड़े घुड़सवारों ने अपनी गतिविधियां अचानक रोक दी। क्या हुआ? आपने मार्च क्यों रोक दिया? बीच से एक जोरदार आवाज गूंजी और एक भारी भरकम आदमी घोड़े पर सवार होकर प्रकट हुआ। कमांडर लोनगार्ड, हमें मोर्चे पर कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा है। सैनिकों ने बात की और लोनगार्ड को स्थिति समझाई। मैं समझ गया, लोनगार्ड ने गहरी भौहें सिकोड़ते हुए कहा और अपने घोड़े पर बैठकर आगे की ओर दौड़ा। मोर्चे पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि 7 लोगों के शव जमीन पर पड़े हुए थे, जो उनका रास्ता रोक रहे थे। इन सभी के शरीर पर गंभीर घाव हैं और इनके शरीर पर अनगिनत कट और चोटों के निशान हैं। घावों से बहता खून जमकर जमीन पर एक मोटी पोखर में तब्दील हो गया था,
जिससे पता चलता है कि वे काफी लंबे समय से यहाँ पड़े हुए थे। वे सभी बेहोश लग रहे थे, सिवाय एक के जो धीरे धीरे बोल रहा था और उन्हें बचाने की भीख मांग रहा था। हमें क्या करना चाहिए, कमांडर लोनगार्ड? क्या हमें रानी को सूचित करना चाहिए? लोनगार्ड के पास खड़े सैनिकों ने पूछा। ऐसा करो, महारानी कैथरीन को सूचित करें और सभी से अपनी सुरक्षा बढ़ाने और आसपास का निरीक्षण करने को कहें। महारानी के चारों ओर एक करीबी रक्षात्मक अवरोध लगाकर उनकी सुरक्षा कड़ी कर दी गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। मुझे इस स्थिति के बारे में एक अजीब सी अनुभूति हो रही है, लोनगार्ड ने गंभीर भाव से कहा। ऐसी जगह पर 7 घायल लोगों का होना महज संयोग नहीं हो सकता। मैं उसकी जांच करूंगा जो होश में है, लोनगार्ड बोला और अपने घोड़े से उतर गया। वह घायल व्यक्ति के पास गया और उसके पास बैठ गया तथा उससे ठंडे स्वर में पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें ये सारे घाव कैसे लगे? पानी, कृपया मुझे थोड़ा पानी दे दो, आदमी ने चेहरे पर पीड़ा भरे भाव के साथ कहा और कुछ घूंट पानी खांसते हुए निकल गया। लोनगार्ड ने सिर हिलाया और सैनिकों की ओर हाथ हिलाया, जो एक जग लेकर आए थे और घायल व्यक्ति के मुंह में पानी डाल रहे थे। अब बोलो, लोनगार्ड ने कहा। हम व्यापारियों का एक समूह थे जो इस जगह से होकर यात्रा कर रहे थे। हमने लुटेरों से अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भाड़े के सैनिकों को काम पर रखा था, लेकिन कौन जानता था कि ये भाड़े के सैनिक हमें ही लूट लेंगे। मैं समझ गया। क्या दुर्भाग्य है। घायल आदमी की कहानी सुनने के बाद लोनगार्ड ने बड़बड़ाया और सहानुभूति से अपना सिर नीचे कर लिया। हाँ, आपकी तरह ही दुर्भाग्य। उस व्यक्ति ने लोनगार्ड के शब्दों पर प्रतिक्रिया दी और उसकी पीड़ा भरी अभिव्यक्ति एक क्षण के लिए गायब हो गई तथा उसने अपना हाथ छाया की तरह हिलाया। झनकार, धातुओं के आपस में टकराने की हल्की सी आवाज गूंज उठी। घायल व्यक्ति ने अपनी आस्तीन से एक छोटा खंजर निकाला और लोनगार्ड की गर्दन पर वार कर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। जैसे ही उन्होंने देखा कि लोनगार्ड ने अपनी सुरक्षा कम कर दी है, उन्होंने गोली चला दी, लेकिन लोनगार्ड ने आखिरी क्षण में अपने धातु के दस्ताने से ढके हुए हाथों को ऊपर उठाया और खुद को बचाया। लोनगार्ड तुरंत कुछ कदम पीछे हटे और उन्होंने देखा कि सभी घायल और बेहोश लोग जाग गए हैं और सैनिकों पर टूट पड़े हैं। कमांडर की रक्षा करो। लोनगार्ड के बगल में खड़े सैनिकों ने चिल्लाते हुए अपनी तलवारें निकाल ली। मुझे शुरू से ही यकीन था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दयनीय हरकतें मुझे अपनी सतर्कता कम करने के लिए काफी थी? लोनगार्ड ने हंसते हुए अपनी तलवार निकाली और उस आदमी पर हमला कर दिया। क्लैंग क्लैंग। उस व्यक्ति ने अपना खंजर लोनगार्ड पर तान दिया और जैसे ही उनके हथियार टकराए, उसने अपने हाथों पर एक शक्तिशाली बल महसूस किया और वह कुछ कदम पीछे हट गया। उस व्यक्ति ने खुद को स्थिर करने की कोशिश की, लेकिन लोनगार्ड ने उसे कोई मौका नहीं दिया और उस पर कई बार चाकू से वार किया। लोनगार्ड के कई भयंकर कदमों के आगे वह व्यक्ति अपना बचाव करने में असमर्थ रहा और लोनगार्ड के भयंकर हमले से हवा में उड़ गया। जब वह जमीन पर गिरा तो उसकी छाती पर कई छेद हो गए और उन छेदों से खून बहने लगा। क्लैंग क्लैंग। जब 2 घायल व्यक्तियों ने लोनगार्ड पर हमला किया तो एक और जोरदार आवाज सुनाई दी। लोनगार्ड ने अपनी तलवार उठाए और अपना बचाव करते हुए एक व्यक्ति के धड़ पर लात मारी, जिससे वह उड़ गया तथा दूसरे को अपनी ताकत से धक्का दिया। बूम! पीछे की ओर एक जोरदार विस्फोट हुआ जिससे पूरा स्थान हिल गया। लोनगार्ड ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे से धूल का एक बड़ा बादल उठ रहा था। उसने महसूस किया कि कई छायाएं छिपकर बाहर आ रही हैं और वह पहाड़ियों से कूद पड़ा। कई लोग, जो झाड़ियों में छिपे हुए प्रतीत हो रहे थे, अचानक प्रकट हुए और लोनगार्ड की ओर दौड़ पड़े। मुझे यहाँ काम जल्दी से खत्म करना है, लोनगार्ड ने बुदबुदाया और अपनी तलवार पर पकड़ मजबूत कर ली और आगे बढ़ने ही वाला था कि आसपास के सैनिक चिल्लाने लगे। कमांडर, छोटी मोटी बातें हमारे लिए छोड़ दीजिए। कृपया जाकर महारानी की रक्षा करें। हम इन लोगों का ख्याल रखेंगे। लोनगार्ड ने सिर हिलाया और पीछे की ओर मुड़ा तथा एक जोरदार छलांग लगाकर पीछे की ओर भागा, जबकि कैथरीन वहां मौजूद थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ अध्याय 127। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। C127। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बहुत से लोग अचानक प्रकट हुए और सैनिकों पर तलवारें तान दी। झाड़ियों में छिपे लोग दिखाई देने लगे और राइट के सैनिकों की ओर दौड़ पड़े। कैथरीन की सेना चारों ओर से घिरी हुई लग रही थी क्योंकि लोग सैनिकों की ओर बढ़ रहे थे। क्लैंग क्लैंग
क्लैंग, तलवारों और ढालों की टकराहट लयबद्ध रूप से गूंजने लगी, जिसके बाद मनुष्यों की दर्दनाक कराहें और तेज चीखें सुनाई देने लगी। खून की गंध और चीखों ने जंगल में जानवरों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन शक्तिशाली संघर्ष को देखकर वे इतने भयभीत हो गए कि कूद नहीं सके। कई सैनिक इस बात पर आश्चर्य कर रहे थे कि उनके अपने ही क्षेत्र में उन पर हमला कैसे हो गया। क्या दुश्मन की सेना ने सीमा का उल्लंघन किया या फिर उनकी तरफ से किसी ने उनके साथ विश्वासघात किया? जो भी हो, स्थिति काफी तनावपूर्ण थी क्योंकि उनकी रानी की सुरक्षा उनके हाथ में थी। लेकिन कुछ समय तक इन घुसपैठियों से लड़ने के बाद उन्हें पता चला कि उनमें से अधिकतर भाड़े के सैनिक थे, जिन्हें ये गंदा काम करने के लिए पैसे दिए गए थे। और इसमें अमेदोन के लोगों का हाथ अवश्य होगा। फिर भी वे इस कमीने की दुस्साहसता पर विश्वास नहीं कर सके। मूर्ख, सैनिकों में से एक ने दहाड़ते हुए अपने भाले से दुश्मन पर वार किया और दुश्मन के शरीर को उठाकर दूसरों पर फेंक दिया, जिससे लोगों का एक पूरा समूह पीछे गिर गया। काले कपड़े पहने दो व्यक्ति राइट के सैनिकों के सामने आए। उनकी छवि उस स्थान से गायब हो गई और वे तुरंत ही सैनिकों के ऊपर प्रकट हुए और उन पर हमला कर दिया। उनके अचानक प्रवेश से सैनिक आश्चर्यचकित हो गए और बचाव के लिए अपनी ढालें उठाईं, लेकिन वे प्रभाव से उड़ गए। गुर्गों को दूर करते हुए वे दोनों केंद्र की ओर बढ़े। वे दोनों ही काफी मजबूत लग रहे थे और एक दूसरे के साथ पूर्ण समन्वय में थे तथा उन्होंने कई सैनिकों को आसानी से हरा दिया। सामने की ओर दौड़ते हुए उन्हें अचानक खतरे का आभास हुआ और उन्होंने ऊपर देखा तो ब्लेड का एक बड़ा चाप उनकी ओर आ रहा था। ये देखकर उन्होंने आगे बढ़ना रोक दिया और हमले से बचने के लिए पीछे कूद पड़े। एड्स बाय पब फ्यूचर। बाज, ब्लेड की भयावह चाप ने भारी वेग के साथ जमीन को छुआ और जमीन पर गहरे घाव कर दिए। धप, एक जोरदार आवाज के साथ एक आदमी हाथ में एक बड़ी तलवार लिए हुए प्रकट हुआ। जैसे ही उस आदमी ने उस विशाल तलवार को जमीन पर रखा, जमीन फट गई, जिससे कई लोग डर गए। दोनों काले कपड़े पहने आदमी एक पल के लिए एक दूसरे को देखते रहे और फिर उस नए आदमी की ओर कूद पड़े। देखो, ये कैप्टन मैट है। वह निश्चित रूप से इन दो घुसपैठियों को मार गिराएगा। बगल में खड़े सैनिकों ने चिल्लाकर मैट की जय जयकार की। मैट अपने बाएं हाथ में तलवार की मूठ पकड़कर विशाल तलवार को जमीन पर घसीटते हुए दुश्मन की ओर दौड़ा। क्रयासस, विशाल तलवार को घसीटे जाने के कारण उत्पन्न घर्षण के कारण भिनभिनाने जैसी आवाज सुनाई दी, जिससे सतह पर छोटी छोटी दरारें पड़ गईं। मैट के कदम बढ़ते ही जमीन फट गई और दुश्मन के सामने रुककर उसने दोनों व्यक्तियों पर अपनी विशाल तलवार तान दी। ट्वैंग ट्वैंग, टक्कर से एक भयंकर चीखने जैसी आवाज गूंजी और भयंकर दबाव उत्पन्न हुआ, जिससे चारों ओर की धूल और चट्टानें उड़ गईं। यहां तक कि जो सैनिक उनके करीब थे, वे भी कुछ कदम पीछे हट गए और उन्हें तेज हवा के झोंके महसूस हुए। दोनों दुश्मन हवा में उड़ गए, लेकिन उन्होंने अपने शरीर को हवा में घुमाया और उनमें से एक जमीन पर गिर गया, जबकि दूसरा दूर एक पेड़ की ओर धकेल दिया गया। अपना संतुलन बनाते हुए वह पेड़ के तने पर उतरा। उसने पेड़ के तने को पैर रखने के लिए सहारा बनाया और अपने घुटने को मोड़कर उस पर लात मारकर खुद को बहुत तेजी से मैट की ओर बढ़ाया। मैट ने ठहाका लगाया और जोर से उस आदमी की ओर झपटा और अपनी बड़ी तलवार हवा में उठा ली। अपनी तलवार की मूठ पर पकड़ मजबूत करते हुए उसने अपनी ओर आ रहे आदमी पर पूरी ताकत से वार किया। आदमी ने अपने खंजर को पकड़ लिया और इसका इस्तेमाल विशाल तलवार के हमले की दिशा बदलने के लिए किया, ये जानते हुए कि वह वार के खिलाफ बचाव नहीं कर सकता, लेकिन मैट की ताकत के सामने सब कुछ बेकार था। जैसे ही विशाल तलवार खंजर से टकराई, खंजर टुकड़ों में टूट गया और विशाल तलवार सीधे उस आदमी के पास से निकल गई। शिंक एड्स बाय पब फ्यूचर। महान तलवार बिना किसी प्रतिरोध के मक्खन की तरह उस आदमी के आर पार हो गई। मैट ने उस आदमी को दो हिस्सों में काट दिया और उसका शरीर दो टुकड़ों में फटकर जमीन पर गिर गया तथा शरीर से खून बहने लगा। मैट जमीन पर उतरा और लाश पर एक नजर डाली और फिर उस दूसरे आदमी की ओर देखा जो उसके साथ उसका साथी बनकर आया था। मैट की निगाहें देखकर दूसरा आदमी थोड़ा पीछे हटा, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। उसने सीटी बजाकर आसपास खड़े सैनिकों को मदद का आदेश दिया। मैट ने उस आदमी की मदद की पुकार को नजरअंदाज कर दिया और उस पर हमला कर दिया। वह इस हमले को जल्दी से खत्म करना चाहता था। आसपास के भाड़े के सैनिक मैट पर झपटे, लेकिन मैट की तलवार के प्रहार से वे सूखी टहनियों की तरह बिखर गए। मैट को खतरे का आभास हुआ और उसने अपनी गति रोक दी तथा अपने शरीर को बड़ी तलवार के साथ जोर से घुमाया। बूम! जबरदस्त टक्कर से जमीन फट गई और आसपास की सभी चीजें बह गईं, यहां तक कि मैट भी कुछ कदम पीछे धकेल दिया गया। जोरदार टक्कर के कारण मैट के हाथ एक क्षण के लिए कांप उठे और उसने सामने की ओर देखा।
जैसे ही धूल छंटी, उसने देखा कि एक मुखौटा पहने हुए आदमी उसके सामने आया। तुम कौन हो? मैं चिढ़े हुए स्वर में बोला। इसके अलावा वह इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि इन बदमाशों के बीच एक उच्च कोटि का भाड़े का सिपाही भी मौजूद है। मास्टर मैट, आपसे मिलकर खुशी हुई। यह विनम्र व्यक्ति आपकी उपस्थिति के कारण अनुग्रहित है। नकाबपोश व्यक्ति ने एक सज्जन व्यक्ति की तरह बात की और मैट को एक छोटी सी सलामी दी। चुप रहो, मैट चिल्लाया और अपनी तलवार उठाकर उस आदमी की ओर झपटा। झनकार, अल्पविराम डॉट, स्विश, स्विश, स्विश। जब लोनगार्ड कैथरीन की गाड़ी की ओर बढ़ा तो चारों ओर टूटे हुए अंग और अंग बिखरे पड़े थे। लोनगार्ड कैथरीन की गाड़ी के पास पहुंचे और उन्होंने देखा कि लोग चींटियों की तरह झुंड में आ रहे थे, लेकिन रक्षात्मक संरचना में खड़ी पैदल सेना ने उन्हें रोक लिया। वहां एक शोरगुल मचाने वाला समूह मौजूद था जो संरचना पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे शील्डन ने रोक दिया जो प्रारंभिक मास्टर रैंक पर था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लोनगार्ड अपने घोड़े से कूदकर आकाश में चला गया और एक धूमकेतु की तरह उपद्रवियों के समूह की ओर गिर पड़ा। बूम! एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया और दुश्मन इसके प्रभाव से उड़ गए तथा चिथड़ों की तरह उड़ गए। अपनी तलवार उठाकर उसने अपनी तलवार को क्षैतिज रूप से काटा और उसकी तलवार से ब्लेड का एक चाप निकला जिसने उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को काट दिया। शेल्डन, हालात कैसे हैं? लोनगार्ड ने पूछा। कमांडर, मुझे लगता है कि हमें पीछे से परेशानी हो रही है। हमें पीछे की सेनाओं का समर्थन करने की जरूरत है। ठीक है, मैं देख लूंगा। काउंटर शुरू करने के लिए मेरे इशारे का इंतजार करो। लेकिन उससे पहले जल्दी से यहाँ का काम निपटा लो और इन चींटियों का ख्याल रखो। मैं महारानी को देखने जा रहा हूँ। लोनगार्ड ने बुदबुदाया और कुछ बाधाएं दूर करने के बाद रानी की गाड़ी की ओर बढ़ा। महाराज, क्या आप सब ठीक हैं? लोनगार्ड ने चिंतित भाव से कहा, जबकि वह कुछ गड़बड़ महसूस करने की कोशिश कर रहा था। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसने कैथरीन को उसके हमेशा की तरह उदासीन भाव से देखा। लोनगार्ड ने धीरे से झुककर कैथरीन की ओर देखा और कुछ देर तक ये समझने की कोशिश की कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। सब ठीक है अंकल लोनगार्ड, आप जा सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं, कैथरीन ने गाड़ी से कहा। ओहे, ठीक है। लोनगार्ड ने सिर हिलाया और जाने ही वाला था कि पीछे मुड़ा और पूछा, वैसे महाराज, दूसरी नौकरानी कहाँ है? कैथरीन ने अपनी भौहें उठाई मानो लोनगार्ड को चेतावनी दे रही हो कि वह सीमा पार न करे और बेपरवाही से जवाब दिया, वह मर गई। एक दुश्मन यहां तक आ पहुंचा और उसने मेरी रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। क्या? लोनगार्ड लगभग अपनी पूरी आवाज में चिल्लाया। कैसे? दुश्मन ने कब सीमा का उल्लंघन किया? लोनगार्ड ने पूछा। मुझसे पूछने के बजाय तुम्हें अपना काम अच्छी तरह से करना चाहिए था। लेकिन महाराज, अंकल लोनगार्ड, आपको यहाँ समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और दुश्मनों से जल्दी निपटना चाहिए। हमें बिना किसी देरी के जल्दी से जल्दी राजधानी पहुंचना है। मैंने पहले ही एक नौकरानी खो दी है। मैं और कोई बलिदान नहीं देखना चाहता। इसके अलावा नौकरानी ने यहाँ घुसपैठ करने वाले दुश्मन को मार डाला, हालांकि इस प्रक्रिया में उसकी भी जान चली गई। लोनगार्ड ने उसे सलामी दी और भ्रमित भाव से वापस मुड़ा, क्योंकि यह पहली बार था जब कैथरीन ने उससे इतनी स्पष्टता से बात की थी। यद्यपि वह रानी है, वह हमेशा उसके साथ चाचा की तरह व्यवहार करती है, लेकिन अब उसके शब्द तीखे और ठंडे स्वर में थे। शायद वह ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि हम युद्ध के मैदान में हैं, फिर भी उसका ऐसा कहना काफी अजीब है। जब लोनगार्ड चला गया तो लोनगार्ड को वापस गायब होते देख कैथरीन के चेहरे पर एक चंचल मुस्कान आ गई। जल्द ही सब कुछ मेरी मुट्ठी में होगा, कैथरीन ने प्रसन्न स्वर में कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ अध्याय 128। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। C128। एड्स बाय पब फ्यूचर। लोनगार्ड ने सिल्वर आर्मर्ड डिवीजन की बागडोर संभाली और उन्हें कत्लेआम शुरू करने का आदेश दिया। घुड़सवार सेना जो रुक गई थी और रानी की गाड़ी को घेर लिया था, आगे बढ़ने लगी और निर्दयी नरसंहार शुरू कर दिया। घोड़े गरजने लगे और जहां भी उनके लोहे के घोड़े की नालें टकराईं, खून और मांस हवा में उड़ने लगा। तलवारें और ब्लेड दुश्मनों को चीरते हुए उनके शरीर में बड़े बड़े छेद कर गए। ऐसा लग रहा था मानो कई भीड़ें बिना परिणाम जाने बाघों को मारने की कोशिश कर रही थी।
जिन दुश्मनों ने उन पर हमला करने की कोशिश की, वे पीड़ा में चिल्लाए और कराह उठे, लेकिन उनमें जवाबी हमले की ताकत नहीं थी, क्योंकि यह एक तरफा नरसंहार था। भाड़े के सैनिकों का पूरी तरह सफाया कर दिया गया और उनके खून से जमीन रंग गई। लॉन्गार्ड ने पीछे पहुंचकर देखा कि मैट एक मास्टर रैंक के दुश्मन से भिड़ रहा है। जैसे ही वह अपने घोड़े पर सवार हुआ, तलवार चमकती हुई ऊपर उठी। सूरज की किरणों के नीचे तलवार जानलेवा रोशनी से चमक रही थी। तलवार की नोक दुश्मनों के खून से लथपथ थी और अब उसका निशाना मास्टर रैंक था। उसका शरीर एक चमक की तरह घूमा और घोड़े की पीठ से गायब हो गया। मास्टर रैंक जो मैट के खिलाफ कड़ी टक्कर दे रहा था, उसने उसे धक्का देकर कुछ दूरी हासिल करने की कोशिश की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन स्विश। जैसे ही मैट को पीछे धकेला गया, उसके सामने एक छाया चमकी और उसने देखा कि लोनगार्ड उसके सामने खड़ा था। मास्टर रैंक के भाड़े के सैनिक ने पीछे हटते ही अपने बाएं कंधे में दर्द महसूस किया और अपने कंधे पर एक बड़ा घाव देखा। उसके घाव से खून बहने लगा, जिससे उसे असहनीय पीड़ा होने लगी। उसने दर्द को दबाने की कोशिश करते हुए अपने दांत पीस लिए और लोनगार्ड पर हमला करने के लिए अपनी तलवार उठा ली, लेकिन जब उसने सींगों की तेज आवाज सुनी तो वह वहीं रुक गया। मास्टर रैंक के भाड़े के सैनिकों ने सभी दुश्मनों के साथ मिलकर हॉर्न की तेज आवाज सुनकर अपनी गतिविधियां रोक दी और पीछे हटने लगे। उन्हें भागते देख मैट ने पूछा, कमांडर, क्या हम उन्हें ऐसे ही जाने देंगे? नहीं, हम जितना मार सकते हैं मारते हैं, लेकिन हमें अनावश्यक जोखिम नहीं उठाना चाहिए। आखिर कौन जानता है कि उनका पीछा करने से हम जाल में फंस सकते हैं, लॉन्गार्ड ने गंभीर भाव से कहा, जबकि उसने मास्टर रैंक को भागते हुए देखा, लेकिन उसने उसका पीछा नहीं किया। आखिरकार रानी की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सैनिकों ने भाड़े के सैनिकों को चुपचाप जाने नहीं दिया और यथासंभव उन्हें मार डाला। कुछ को कुत्तों की तरह तब तक पीटा गया जब तक कि उनके प्राण नहीं निकल गए, जबकि कुछ को घोड़े के खुरों के नीचे बेरहमी से कुचल दिया गया। ये देखकर कि चीजें सुलझ गई हैं, लॉन्गार्ड ने ऊंची आवाज में आदेश दिया, मार्च फिर से शुरू करो। अल्पविराम अल्पविराम डॉट। जब कैथरीन राजधानी की ओर जा रही थी, एलेक्स और क्रिस्टीना पहले ही राजधानी पहुंच चुके थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन चूंकि कैथरीन नहीं पहुंची थी, इसलिए एलेक्स ने क्रिस्टीना के साथ शहर में घुसने और राजधानी का जायजा लेने का फैसला किया। शहर का नाम अजरबैन था, जो नदी के किनारे हरे भरे मैदानों के किनारे बनाया गया था, और वास्तव में यह आश्चर्य का एक अग्रणी प्रदर्शन है। इसकी विशिष्टता एक राजसी पर्वत की पृष्ठभूमि से मेल खाती है, जिसने शहर को आज इस स्थिति तक पहुंचने में मदद की है। इन पहाड़ों से मिलने वाले व्यापारिक संसाधन बहुत महत्वपूर्ण थे। यहाँ व्यापार खूब फल फूल रहा था और इसने बहुत ध्यान आकर्षित किया था। ऐतिहासिक दृष्टि से साधारण लोगों का ये शहर विविधतापूर्ण संस्कृति के रूप में विकसित हुआ था। एलेक्स और क्रिस्टीना सड़क पर इधर उधर टहल रहे थे। ये पहली बार था जब क्रिस्टीना भीड़ के बीच गई थी और वह हर चीज को उत्सुकता से देख रही थी। एलेक्स ने क्रिस्टीना के हाव भाव को देखा और मन ही मन बुदबुदाया, लड़की के अंदर दबे शॉपिंग जीन्स अब फूटने के कगार पर हैं। इससे पहले कि वह शॉपिंग की बुरी आदत में पड़ जाए, मुझे कुछ करना चाहिए। क्रिस्टीना, क्या तुम कुछ खाना चाहती हो? एलेक्स ने क्रिस्टीना से उस आदमी की ओर इशारा करते हुए पूछा जो भुना हुआ मक्का बेच रहा था। एलेक्स की बातें सुनकर क्रिस्टीना अपने विचारों से बाहर आ गई और एलेक्स की ओर देखकर संक्षिप्त सिर हिलाया। एलेक्स ने उसे छोटे से स्टॉल की ओर खींचा और उससे पूछा, क्या तुमने कभी भुना हुआ मक्का खाया है? भुना हुआ मक्का? मुझे ऐसा लगता है, क्रिस्टीना ने थोड़ी देर रुकने के बाद जवाब दिया। मैं देख रहा हूं कि तुम्हें इसका स्वाद नहीं मिला है, एलेक्स बोला। मैंने तुमसे कहा था, मुझे लगता है कि मैंने इसे खा लिया है, क्रिस्टीना ने मुंह बनाते हुए कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्रिस्टीना, खाने के बारे में सोचना और वास्तव में खाना दो अलग अलग बातें हैं, एलेक्स बोला और मालिक की ओर अपना सिर घुमाया और उससे 2 भुने हुए मकई देने को कहा। ये 2 तांबे के सिक्के होंगे, मालिक ने जवाब दिया। एलेक्स ने सिर हिलाया और पैसे देने के बाद कॉइन्स ले लिए और उनमें से एक क्रिस्टीना को दे दिया। क्रिस्टीना ने एक निवाला लिया और आनंद से भरे भाव के साथ उसे चबाना शुरू कर दिया। एलेक्स क्रिस्टीना के संतुष्ट चेहरे को देखकर मुस्कुराया और एक निवाला खाने ही वाला था कि उसने भीड़ से जोरदार चिल्लाहट सुनी। लोग उसे धक्का देकर शहर के गेट की ओर भागने लगे। क्या बकवास है, एलेक्स ने लोगों का अनियंत्रित व्यवहार देखकर चिल्लाया। बच्चे, नाराज मत हो। ऐसा लग रहा था कि रानी आखिरकार लौट आई है। स्टॉल के मालिक ने एलेक्स के चिढ़े हुए चेहरे को देखकर कहा। ओह क्रिस्टीना, चलो वहां चलते हैं। ठीक है।
क्रिस्टीना ने पेट भरते हुए सिर हिलाया, लेकिन एलेक्स ने उसके खत्म होने का इंतजार नहीं किया और क्रिस्टीना को खींच लिया। अजकाबान के शहर के द्वार के पास राजधानी के सभी लोग अपनी रानी की वापसी का स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए थे। जबकि क्षेत्र में घोड़ों की टापों की आवाज गूंज रही थी, चांदी के बख्तरबंद घुड़सवार सेना आगे चल रही थी और मार्च का नेतृत्व कर रही थी। कैथरीन की गाड़ी को घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा था, जिसका नेतृत्व लॉन्गार्ड और शील्डन कर रहे थे। भीड़ जयकारे लगाने लगी और कैथरीन की गाड़ी पर फूल फेंकने लगी तथा उसके सम्मान में सिर झुकाने लगी। कुछ लोग अपने झंडे लहरा रहे थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि पूरा चौक एक ही ध्वनि से गूंज रहा है। महारानी अमर रहें, महारानी अमर रहें, महारानी अमर रहें। एलेक्स और क्रिस्टीना, जो भीड़ में छिपे हुए थे, भव्य स्वागत समारोह को देख रहे थे। वाह, क्या शानदार प्रविष्टि है, एलेक्स ने मुस्कुराते हुए कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ, अध्याय 129। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। C 129। एड्स बाय पब फ्यूचर। सिंहासन कक्ष के अंदर यह एक उल्लासपूर्ण अवसर था और वातावरण बहुत खुशी और उल्लास से भरा हुआ था। वहां उपस्थित सभी लोगों के चेहरे पर खुशी और आनंद था, और वे खुश क्यों न हो। आखिरकार उनके राज्य ने अच्छे परिणाम प्राप्त किए थे और यदि ऐसा ही चलता रहा तो वे जल्द ही युद्ध में विजयी हो जाएंगे, इसलिए उनके लिए गौरव का आनंद लेना गलत नहीं था। राइट की रानी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। एक जोरदार आवाज गूंजी और सिंहासन कक्ष का दरवाजा धीरे धीरे खुला और प्रकाश फैल गया जो सिंहासन कक्ष में भर गया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक महिला हल्के और कोमल कदमों से अंदर आई। उसके पीछे लोनगार्ड भी था। उसका हर कदम उसे अधिक सुंदर और आकर्षक बना रहा था। वह एक सुंदर गोरी त्वचा वाली महिला थी। उसकी लंबाई 1.78 मीटर थी। उसके लंबे भूरे बाल, धुंधली गहरी काली आंखें, प्यारी नाक और उभरे हुए लाल होंठ थे। उसके शरीर की पूरी तरह से परिपक्व आकृति थी तथा उसके शरीर की अद्भुत वक्रताएं किसी भी अन्य महिला को शर्मिंदा कर सकती थीं, जिससे वह एक अत्यंत सुंदर और आकर्षक महिला बन गई थी। जैसे ही कैथरीन अंदर आई, सभी ने दिल से उसका उत्साहवर्धन किया। किसी के चेहरे पर अनादर या अशिष्टता का कोई निशान नहीं था। जैसे ही वह लाल कालीन पर चली, जेफरसन तेजी से उसकी ओर दौड़े और अपने घुटनों पर झुके और बोले, महारानी, आपका सेवक आपकी आज्ञा पर है। क्या आपके पास इस नौकर के लिए कोई आदेश है? जेफरसन के जल्दबाजी भरे रुख को देखकर कई लोग हंस पड़े, क्योंकि कई लोग जानते थे कि जेफरसन कितना बड़ा चाटुकार है। एड्स बाय पब फ्यूचर। जबकि कई लोग उससे घृणा करते थे, फिर भी कई लोग उसके प्रयास में उसका समर्थन करते थे और कामना करते थे कि उसका निरंतर प्रेम प्रदर्शन कैथरीन का दिल पिघला दे। जेफरसन, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। पहले आधिकारिक प्रक्रिया पूरी कर लें। कैथरीन ने बड़बड़ाते हुए कहा। हाँ, जरूर जरूर, क्यों नहीं? जेफरसन ने बड़बड़ाया और कैथरीन को चलने के लिए रास्ता देते हुए खड़ा हो गया। कैथरीन सीढ़ियों पर चढ़ी और सिंहासन पर बैठ गई और वहां उपस्थित सभी लोगों पर अपनी नजर घुमाने लगी। सबसे पहले, मैं युद्ध के दौरान आपके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं। दूसरा, हमारे सैनिकों द्वारा हमें दिलाई गई इस छोटी सी जीत की पूर्व संध्या पर मैं कल एक भोज का आयोजन करना चाहूंगा। कैथरीन बोली, अब आइए बैठक शुरू करें। ड्यूक नील, जो प्रधानमंत्री थे, ने कार्यभार संभाला और बैठक शुरू की। महाराज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि मैडम क्रिस्टीना राजधानी में आ चुकी हैं और आपसे मिलना चाहती हैं। ठीक है, मैं इसके बाद उससे मिलूंगी। हमारे लिए मिलने की जगह का प्रबंध करो। कैथरीन ने जवाब दिया। महाराज, मैडम क्रिस्टीना अभी मिलना चाहती थी और अपने साथ नेवान के राजा भी हमसे मिलने आए थे। जैसे ही ड्यूक के शब्द निकले, पूरा स्थान सन्नाटे में डूब गया। कुछ क्षण तक सन्नाटा छाया रहा, उसके बाद जोरदार नारेबाजी शुरू हो गई। वह बेवकूफ यहाँ क्या कर रहा है? क्या वह मृत्युशैया पर नहीं पड़ा था? रुको, मैंने अफवाहें सुनी हैं कि वह ठीक हो गया है। अफवाहें हमेशा अफवाहें ही होती हैं। वे सच कैसे हो सकती हैं? एड्स बाय पब फ्यूचर। जब लोग आपस में बड़बड़ाने लगे, ड्यूक नील ने खांसकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। आप सभी युद्ध की तैयारी में व्यस्त हैं, इसलिए आप सभी को हाल की घटनाओं की जानकारी नहीं हो सकी होगी।
मैडम क्रिस्टीना द्वारा भेजी गई रिपोर्टों के अनुसार नेवन के राजा ही वह प्राथमिक कारक थे जिसके कारण हमें जॉर्ज किले में विजय प्राप्त हुई। इसके अलावा नेवन का राजा दिवंगत शिष्य रैंक पर है, इसलिए मैंने आप सभी से अपनी जुबान पर काबू रखने के लिए कहा क्योंकि वह नेवन और राइट दोनों का असली राजा है। और चूंकि वह सामान्य हो गया है, इसलिए चीजें बहुत जल्द बदलने वाली हैं। कैथरीन ने ड्यूक नील के शब्द सुने और अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसके चेहरे पर एक सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई दिया। कोई नहीं जानता था कि वह सूक्ष्म परिवर्तन क्या था। क्या ये खुशी थी या घबराहट का संकेत था, लेकिन जो भी था, किंग ऑफ नेवन की बातें सुनकर कैथरीन का मूड खराब हो गया था। ठीक है, कृपया उसे यहां आमंत्रित करें, कैथरीन ने आदेश दिया। एक जोरदार घोषणा के साथ क्रिस्टीना अंदर आए और उसके पीछे एलेक्स भी आया। उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। चूंकि वह वहां आने वाला है, इसलिए उसे इसे बड़ा बनाना चाहिए और तालाब में बचे हुए कुछ गंदे पानी को हिलाना चाहिए। उसने कैथरीन का चेहरा देखने के लिए ऊपर देखा और उसके चेहरे पर गहरी उदासी उभर आई क्योंकि उसे कैथरीन का चेहरा काफी परिचित लगा। क्रिस्टीना के बगल में खड़े आदमी को देखकर एक पल के लिए सभी की सांसें रुक गईं। वह व्यक्ति, उसकी उपस्थिति ही शक्तिशाली प्रभाव डालने तथा देखने वाले की आंखों पर गहरा प्रभाव डालने के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा वे उससे अपनी आंखें भी नहीं हटा पा रहे थे। एक तरफ खड़े लॉन्गार्ड ने अपनी यादों में मौजूद एलेक्स की तुलना उस एलेक्स से करने की कोशिश की जो अब उसके सामने खड़ा था, और निश्चित रूप से यह स्वर्ग और नरक के बीच का अंतर था। जेफरसन ने गुस्से में दांत पीस लिए और मन ही मन बुदबुदाया, यह मूर्ख मुझसे ज्यादा सुंदर कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। एड्स बाय पब फ्यूचर। जेफरसन और सहन करने में असमर्थ था और एलेक्स को रोकने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ा और एक छोटे से झुकाव के साथ बोला, नमस्कार लेडी क्रिस्टीना। एलेक्स ने उस आदमी की नासमझी देखकर अपनी भौहें उठाईं, जिसने उसके अधिकार को नजरअंदाज किया, और मुस्कुराया। हमारे यहाँ एक बहादुर आत्मा है। मुझे निश्चित रूप से उसके अहंकार की कुछ अतिरिक्त परत को छीलने में मजा आएगा। के। लेडी क्रिस्टीना, क्या आप सच बोल रही हैं? मेरा मतलब है, यह आदमी, क्या ये वाकई नेवन का राजा है? वह आपके परिवार के किसी सदस्य जैसा दिखता है। उदाहरण के लिए, उसके चमकीले सुनहरे बालों को ही लीजिए जो आपके बालों से काफी मिलते जुलते हैं। हो सकता है कि वह आपके परिवार या आपके ही परिवार का कोई नाजायज बच्चा हो जो भाग गया हो और अब आप उसे ढूंढ रहे हो, जेफरसन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। कई लोगों ने ये सोचकर अपना सिर हिलाया कि यह आदमी पागल हो गया है, जबकि कई लोगों ने जेफरसन की बातों को मजाक समझकर टाल दिया। क्रिस्टीना की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने कैथरीन की ओर देखते हुए अपनी तलवार की मूठ पकड़ ली। कैथरीन जानती थी कि परिवार का मामला क्रिस्टीना के लिए काफी संवेदनशील है और वह ऐसे किसी भी व्यक्ति को मौत के घाट उतार देगी जो क्रिस्टीना से इस तरह की बात करने की हिम्मत करेगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि कैथरीन के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, भले ही जेफरसन ने खुलेआम उसके परिवार और एलेक्स का मजाक उड़ाया था। अब और सहन न कर पाने के कारण वह अपनी तलवार निकालने ही वाली थी कि उसे एक हल्की सी थपथपाहट सुनाई दी। टपप। सभी ने एक छोटे से कदम की आवाज सुनी और चारों ओर देखा तो एलेक्स एक और कदम आगे बढ़ा रहा था। और जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, सिंहासन कक्ष का पूरा वातावरण मृत्युमय आभा से जम गया। हर किसी को एक ऐसी ठंड महसूस हुई जो हड्डियों के भीतर तक फैल गई और उनकी आत्मा की गहराई में भय पैदा कर दिया। जैसे ही एलेक्स ने चलना शुरू किया, पैरों की टैपिंग ध्वनि के बजाय पानी के छींटे पड़ने की आवाजें सुनाई देने लगी। डर के मारे सभी की आंखें सिकुड़ गईं और जैसे ही उन्होंने नीचे देखा तो पाया कि वे फर्श पर नहीं बल्कि खून के एक तालाब पर खड़े हैं। कुछ तो डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे, जबकि कुछ की आवाज गले में अटक गई। एलेक्स ने अपना सिर उठाया और उसकी आंखें लाल रक्त रंग से चमक उठी और उसकी नजर कैथरीन पर पड़ी जो एक पल के लिए कांप उठी। ऊंची चिड़ी हुई आवाज में एलेक्स चिल्लाया, कुतिया, तुम कौन हो? मेरी कैथरीन कहाँ है? सिंहासन से एक जोरदार आवाज गूंजी जिससे पूरा स्थान हिल गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ अध्याय 130। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। C 130। एड्स बाय पब फ्यूचर। एलेक्स ने जेफरसन की तेज आवाज को नजरअंदाज कर दिया और उसे अपनी नजरों में नहीं लिया। इसके अलावा वह किसी और काम में व्यस्त था।
जब कुत्ता भौंक रहा था, एलेक्स ने वहां उपस्थित लोगों के स्तर का आकलन करने के लिए सत्य की आंखों को सक्रिय करने का निर्णय लिया। वहां उपस्थित सभी लोगों में से अधिकांश काफी अच्छे थे और यहां तक कि जो कुत्ता उन पर भौंक रहा था, उसकी भी औसत से कम उच्च क्षमता थी, जिसके साथ वह अपनी 25वीं आयु में मास्टर रैंक तक पहुंच गया था, जो इस तरह के निम्न स्तरीय राज्यों के लिए काफी अच्छा है। इधर उधर देखने के बाद उसकी नजर कैथरीन पर पड़ी, जो बड़ी दिलचस्पी से शो देख रही थी। स्क्रीन पर शब्द देखते ही एलेक्स की आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो गईं। नाम, कोड, वर्ग, जादूगर, प्रतिभा, आकार बदलने की क्षमता, रैंक, छद्म महाकाव्य रैंक। अपने सामने स्क्रीन देखकर एलेक्स की आंखें चौड़ी हो गईं और वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। अचानक हुए प्रहार से चौंक कर एलेक्स का पूरा शरीर अदम्य क्रोध से कांप उठा। वह कोशिश करने पर भी खुद को शांत नहीं कर सका। सिंहासन पर उसकी पत्नी के स्थान पर एक रूप परिवर्तनशील जादूगर बैठा था, जो अपने आसपास की हर चीज पर नजर रख रहा था। एलेक्स को नहीं पता था कि यह कैथरीन की योजना थी या कुछ और, लेकिन उसका दिल भारी हो गया और उसे इसके बारे में एक बुरा पूर्वाभास हो गया। उसकी पत्नी के मर जाने की छोटी सी संभावना उसे किसी बुरे सपने की तरह सताने लगी और एवा द्वारा छोड़े जाने का उसका पिछला आघात फिर से उभर आया। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसकी सांस तेज हो गई और गला सूख गया। वह सिंहासन की ओर चलने लगा और उसकी आभा उसके शरीर से फूट पड़ी और उसकी हत्या करने की मंशा साकार हो गई और बिना कुछ बोले उसने सीधे पूछा कि आखिर वह कौन थी। एलेक्स के शब्द गूंजने पर पूरा स्थान शांत हो गया। एलेक्स की बातें सुनकर क्रिस्टीना भी एक पल के लिए अचंभित रह गई और वहीं रुक गई। जेफरसन की नजरें भी अन्य लोगों की तरह एलेक्स और कैथरीन के बीच घूम रही थीं। हालांकि एक पल के लिए वह चौंक गया था, लेकिन उसने अपने दिमाग को पूरी गति से चलाया और निष्कर्ष निकाला कि यह आदमी कैथरीन की गद्दी को जबरदस्ती छीनने की कोशिश कर रहा था और कैथरीन को अपनी गरिमा बचाने के लिए उसके जैसे बहादुर सैनिकों की जरूरत है। मैं इस आदमी के बुरे इरादे कैथरीन तक नहीं पहुंचने दूंगा। मैं उसकी गरिमा की रक्षा करूंगा। अरे बेवकूफ, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महारानी को कोसने की? तुम्हें सबक सिखाना चाहिए, जेफरसन चिल्लाया। लेकिन एलेक्स ने उसे अनदेखा कर दिया और उसके आगे से ऐसे चला गया जैसे वह कुछ भी नहीं है, जिससे जेफरसन के अहंकार को ठेस पहुंची। तुम, जेफरसन चिल्लाया और एलेक्स के कंधे पर हाथ रख दिया। किसानों, यहां से निकल जाओ और कुछ तौर तरीके सीख कर आओ। जेफरसन के मुंह से एक भयानक चीख निकली, जबकि उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी, और अचानक एक तलवार प्रकट हुई और जो हाथ उसने एलेक्स के कंधों पर रखा था, वह एक झटके में कट गया। आर्ग है। जेफरसन इतनी जोर से चिल्लाया कि उसे लगा कि उसका गला फाड़ दिया गया है और वह और अधिक आवाज नहीं निकाल सका। वह जमीन पर गिर गया और उसका पूरा शरीर हिंसक रूप से झटके खाने लगा, जबकि कटे हुए हाथों से खून बह निकला। यह क्या नासमझी है? कैथरीन चिल्लाई। अंकल लोनगार्ड, उस कमीने को नीचे ले जाओ। कैथरीन की बातें सुनकर लोनगार्ड का पूरा शरीर एक क्षण के लिए झटका खा गया और उसने अपनी तलवार निकाल ली। उसकी आकृति अपनी जगह से गायब हो गई और वह सीधे एलेक्स के सामने आ गया तथा उस पर अपनी तलवार तान दी। एलेक्स के सामने उपस्थित होकर उसने बिना कुछ रोके अपनी तलवार एलेक्स पर तान दी। एड्स बाय पब फ्यूचर। बूम। टक्कर के कारण एक बड़ी दरार उत्पन्न हो गई और जिस कालीन पर वे खड़े थे वह टक्कर के कारण फट गया, लेकिन लोनगार्ड ये देखकर भयभीत हो गया कि एलेक्स एक कदम भी पीछे नहीं हटा। एलेक्स ने बस अपनी 2 उंगलियां उठाई और उन्हें आभा से ढक दिया, जबकि उसने अपनी 2 उंगलियों से तलवारों की नोक को सीधे पकड़ रखा था। उनकी झड़प से छोटी छोटी झटके उत्पन्न हुए, जिससे सभी लोग पीछे हट गए तथा कई लोग तीव्र झड़प के कारण पीठ के बल गिर पड़े। लोनगार्ड ने अपनी तलवार पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद भी वह तलवार को उभार नहीं सका। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी तलवार उस आदमी की 2 अंगुलियों से नहीं बल्कि 2 बड़े चिमटे जैसे पंजों से कसकर पकड़ी हुई है। एलेक्स ने लोनगार्ड को घूर कर देखा, जिससे वह बुरी तरह डर गया और जब लोनगार्ड की नजर एलेक्स से मिली तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी गर्दन पर दरांती लग गई हो। अंकल लोनगार्ड, क्या आप मरना चाहते हैं? एलेक्स ने शांत स्वर में कहा, लेकिन ये शांत नहीं था। लोनगार्ड ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और अपनी तलवार छोड़ दी और बोला, महारानी, मैं आपके साथ हूं। मुझे भी रानी के बारे में कुछ अजीब लग रहा है। लोनगार्ड की बातें सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह गए, यहां तक कि कैथरीन का अभिनय करने वाली भी घबरा गई और उसके चेहरे पर भाव विकृत हो गए। वो पक्ष विपक्ष पर विचार करते हुए अपनी सीट से उठी और भागने की कोशिश की, लेकिन एलेक्स का सिलहूट उसके ठीक सामने आ गया। उसके हाथ से एक खंजर निकला और जैसे ही एलेक्स सामने आया, उसने उसकी गर्दन पर वार कर दिया।
एलेक्स ने अपना हाथ उठाया और उसकी कलाई पकड़ ली, उसे भयावह तरीके से मोड़ दिया और जल्दी से उसकी कलाई तोड़ दी। क्रैक! आह है। उसके होठों से एक दर्दनाक कराह निकली, लेकिन एलेक्स ने कोई दया नहीं दिखाई और उसके चेहरे को पकड़कर जोर से सिंहासन की ओर धकेल दिया। टकराना! उसका सिर सिंहासन से टकराया और उसका ऊपरी आधा हिस्सा टूटकर सीधे उसके पीछे की दीवार से जा टकराया, जिससे उसमें एक विशाल हॉल बन गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह सिंहासन जो गौरव का प्रतीक था, टुकड़ों में नष्ट कर दिया गया। महिला ने अपना पैर उठाया और एलेक्स के चेहरे पर लात मारी, लेकिन एलेक्स ने अपनी मुट्ठी खोली और उसका पैर पकड़ लिया। अपने हाथों से उसके चेहरे को पंजे की तरह जकड़ते हुए उनकी दोनों छवियां टिमटिमाने लगी। वे फर्श पर आ गए और एलेक्स ने उसका चेहरा पकड़कर उसे हिंसक ढंग से फर्श पर पटक दिया। बैंग बैंग बैंग। कैथरीन कहाँ है? एलेक्स ने मृत आवाज में पूछा, जो किसी भी भावना से रहित लग रही थी। कैथरीन के रूप में प्रस्तुत महिला ने एक पीड़ा भरी मुस्कान बिखेरी और बोली, आपके सपनों में। धमाका! एलेक्स ने उसकी बात खत्म होने तक इंतजार नहीं किया और बार बार उसका चेहरा जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। बैंग बैंग बैंग। क्या तुमने सोचा था कि मैं तुम पर सिर्फ इसलिए दया करूंगा क्योंकि तुम एक लड़की हो? फर्श फट गया और उस पर किसी व्यक्ति के चेहरे का गहरा निशान बन गया, जबकि उसके चेहरे से खून बहकर लाल हो गया। बेटी, मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। मुझे बताओ, कैथरीन कहाँ है? तुम कमीनों ने क्या किया? जिस लड़की का चेहरा इस कदर कुचल दिया गया था कि उसे पहचाना नहीं जा सका, उसने अपना चेहरा उठाया जो गंभीर घावों से भरा हुआ था। लड़की का चेहरा देखकर सभी कांप उठे। कुछ देर पहले वह स्वर्ग जैसी सुंदरी लग रही थी, लेकिन अब वह बदसूरत बत्तख जैसी लग रही थी। इसके अलावा, जिस तरह से एलेक्स ने बिना किसी दया के उसे पीटा, उससे उनके रोंगटे डर से खड़े हो गए। किनारे पर खड़ी क्रिस्टीना महसूस कर सकती थी कि एलेक्स धीरे धीरे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो रहा था। यद्यपि वह एक जंगली स्वभाव का था, लेकिन अंदर से वह हमेशा एक शांत मन वाला था। लेकिन इस बार उसे लगता है कि उसका दिमाग धीरे धीरे अस्त व्यस्त हो रहा है, जो अच्छा नहीं है। इसके अलावा, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी आंखों के सामने क्या हो रहा था। कोई कैथरीन का भेष बना रहा था। यह ऐसी बात नहीं थी जिसे कोई आसानी से स्वीकार कर सके। क्या तुमने सोचा था कि अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं तुमसे जवाब नहीं ले सकता? एलेक्स ने बुदबुदाया और उसके सिर पर हाथ रखकर चिल्लाया। निष्कर्षण। उसके अंदर एक लाल रंग की आभा फैल गई और उसके बाद महिला की तीव्र और डरावनी चीख सुनाई दी। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।